द लास्ट ऑफ अस एक न्यू सीरीज है जो 2023 की बेस्ट ज़ॉम्बी सीरीज साबित हो सकती है क्योंकि इसमें एक्शन है, इमोशन है और काफी जबरदस्त एडवेंचर देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंटली इसमें एक ऐसा फंगस है जो इंसानों में फैल जाता है और जो रियल लाइफ में इंसेक्ट्स को ज़ॉम्बी बनाने के लिए बदनाम है। हाँ, ये है कॉर्डिसेप्स फंगस। तो सीरीज शुरू होती है और हम देखते हैं साल 1968 में कुछ डॉक्टर पैनलिस्ट आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे आज के टाइम में वायरस का फैलना आसान है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा खतरा है। इसमें एक डॉक्टर बताते हैं कि किस तरह बैक्टीरिया, वायरस और फंगस पूरे सिविलाइजेशन के लिए एक खतरा है। वो एलएसडी की बात करते हैं कि ये भी एक फंगस से ही बना है और हमारे दिमाग को पूरी तरह से घुमा कर रख देता है। हम हमेशा वायरस और बैक्टीरिया को तो बदनाम करते ही हैं, लेकिन फंगाई को इग्नोर कर देते हैं जो कि एक्चुअली एंट्स, इंसेक्ट्स, बग्स को अपना शिकार बना रहे हैं और जिनका मेन पर्पस मारना नहीं बल्कि कंट्रोल करना होता है। और ये वही कॉर्डिसेप्स के स्प्रेड करने के तरीके को भी बता रहे होते हैं। तभी दूसरे पैनलिस्ट बोलते हैं कि ये फंगस केवल इंसेक्ट्स के लिए खतरनाक है पर इंसानों के लिए नहीं। और इस पर ये डॉक्टर बताते हैं कि हाँ, ये फंगस अगर किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस का हुआ तो फिर ये सर्वाइव नहीं कर सकते और फिलहाल तो कोई फंगस इवॉल्व नहीं होगा। लेकिन क्या होगा जब दुनिया थोड़ी और गर्म हो जाएगी, तब फिर फंगस इवॉल्व जरूर होंगे और एक एक करके कॉर्डिसेप्स, एर्गोट, एस्परजिलियस सब इवॉल्व होंगे और शायद हमारे ब्रेन को टेक ओवर भी करने लग जाए, विच इज रियली स्कैरी। और हमारे पास उसके लिए वैक्सीन्स भी नहीं होंगी और ना हम उतनी जल्दी बना पाएंगे। अब टाइमलाइन प्रेजेंट में 2003 में आती है जहां हम एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम सारा है और वो उसके फादर जोल और उसके चाचा टॉमी के साथ रहती है। सारा स्कूल जाती है और वापस आते हुए उसको कुछ वियर्ड दिखाई देता है क्योंकि रास्ता पूरा सुनसान हो चुका था और आसमान में जेट उड़ रहे होते हैं। वहीं उसके पड़ोसी घर में जो कुत्ता होता है वो भी काफी वियर्डली बिहेव कर रहा था। रात हो जाती है और सारा अपने फादर का घर में आने का वेट कर रही है क्योंकि आज उनका बर्थडे है। जोल घर आता है और सारा को बेडरूम में जाने को बोलता है पर सारा नहीं जाती। वो उसे उसका बर्थडे प्रेजेंट देती है और फिर दोनों बेफिक्र होकर सोने चले जाते हैं। लेकिन तभी जोल को टॉमी का कॉल आता है और वो बताता है कि वो जेल में और वो उसे छुड़ाने के लिए बुलाता है। ऐसे में सारा को बिना बताए जोल वहां के लिए निकल जाता है और सारा सो चुकी थी। लेकिन अब उसे क्या पता था कि आज के बाद की दुनिया फिर कभी भी नॉर्मल नहीं रहेगी और सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा क्योंकि आज एक ब्रेन फंगस स्प्रेड होकर पूरी दुनिया में फैलने वाला है। आधी रात में शोर के साथ सारा की नींद खुलती है और वो जब नीचे जाती है तो देखती है कि उसका पड़ोसी कुत्ता बहुत ही एग्रेसिव है। वहीं पड़ोसी का घर भी खुला देख वो अंदर जाती है और देखती है कि एक बुड्ढी जो चल भी नहीं सकती थी वो एनिमलिस्टिक स्टेट में उस पर अटैक कर देती है। यहाँ पर मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूं कि लोगों को ऑर्फियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरस फंगस का म्यूटेटेड वेरिएंट ब्रेन पर इफेक्ट कर रहा है क्योंकि अब 2003 है, यानी कि 1968 से 40 साल बीत चुके हैं और अब टेम्परेचर बढ़ चुकी है। तो जो ब्रेन फंगस केवल पेड़ों और छोटे मोटे कीड़ों को इन्फेक्ट करता था अब वो मास लेवल पर फैलने लग गया है। राइट टाइम पर जोल वहां पे पहुंचता है और किसी तरह टॉमी के साथ वो सारा को बचा लेता है और उसे लेकर सिटी छोड़ने के लिए निकल जाता है। लेकिन जब ये जा रहे होते तभी प्लेन क्रैश होता है और इनकी गाड़ी पलट जाती है। अब जोल क्रैश के बाद सारा को उठाकर खाली पैर आगे बढ़ता है पर फिर भी खतरा नहीं टला था क्योंकि फिर एक मिलिट्री गाय उसे मिल जाता है जिसे ब्लाइंडली शूट करने के ऑर्डर मिले था और वो फायरिंग करने लगता है। तभी उसका अंकल टॉमी मिलिट्री गाय को मार देता है। लेकिन सारा को बचाने में काफी देर हो चुकी थी और गोली सारा को लग जाती है जिससे वो जोल के कंधों पर ही अपना दम तोड़ देती है। अब आगे क्या होगा उसे जानने से पहले अगर तुम्हें द लास्ट ऑफ अस को खुद से देखना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ ज्वाइन करके खुद से देख लो। वहां में जितने भी लेटेस्ट मूवीज या सीरीज आते रहेंगे मैं आपको अपडेटेड करता रहूंगा। अब टाइमलाइन 20 साल बाद 2023 के वर्ल्ड में बोस्टन शहर को दिखाती है जो कि वही टाइम है जहां हम और आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो। अब हमें एक बच्ची दिखती है और टॉमी जोल कहाँ है ये आगे पता चलता है। अब फंगस इन्फेक्शन के कारण सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है और बचे हुए लोग क्वारंटीन जोन में रह रहे हैं जहां फेडरल नाम की मिलिट्री रूल करती है। यही बोस्टन पर एक रेबल ग्रुप भी फॉर्म्ड है जिसका नाम फायरफ्लाइज है जो मिलिट्री के अगेंस्ट है और उस इन्फेक्शन का क्योर ढूंढने में लगी है जिसने सब कुछ चपेट में ले लिया है। और अब जोल मजदूर के जैसे काम करता है। इसके बाद जोल दिखता है जो कि एक करप्ट सोल्जर के साथ कुछ पेन किलर का ट्रेड कर रहा है। जोल ने सोल्जर को एक ट्रक अरेंज करने के लिए कहा था जो कि रेडी था, लेकिन वो ट्रक बैटरी के बिना नहीं चल सकती थी और अब वो बैटरी का ही जुगाड़ करता है। यहाँ रिसोर्सेज की इतनी ज्यादा कमी है कि पिल्स को देने के बाद जोल ने प्लास्टिक तो सोल्जर से वापस ले ली थी। जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैं सोचा आपको बता दूं। सीन अब टेस्ट पर आता है जो रॉबर्ट के साथ बात कर रही है क्योंकि रॉबर्ट ने उस बैटरी को कहीं और भेज दिया था। वहीं रॉबर्ट के आदमी ने टेस को बात रफा दफा करने के लिए पीटा और रॉबर्ट जानता था कि इफ जोल गेट टू नो अबाउट दिस कि टेस की धुनाई हुई है तो वो सबको मार देगा। मतलब जोल काफी खतरनाक है एंड टेस उसकी एलाई है। अब यहाँ टेस बोलती है कि शी विल कन्विंस जोल और उसको बस यहाँ से निकलने दे और रॉबर्ट इससे पहले कि टेस को रिलीज करता वहां ब्लास्ट होता है जिससे मिलिट्री फायरफ्लाइज के लोगों को बोस्टन खाली करने को बोला जाता है और एज यूजुअल मिलिट्री एंड रेबल ग्रुप में फाइट चलनी शुरू हो जाती है। और इसमें टेस घिर चुकी थी तो उसके पास सरेंडर करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। सीन चेंज होकर एक बालिका पर आती है जिसका नाम उसने वेरोनिका बताया है।
इस पर फायरफ्लाइज के लोग रिसर्च कर रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग मिलिट्री उसे कभी भी ढूंढने के लिए वहां पहुंच सकती है। इसके बाद जोल को एक बूढ़े रेडियो ऑपरेटर से पता चलता है कि उसका भाई टॉमी 3 हफ्ते से कहाँ है किसी को नहीं पता। ऐसे में उसे ढूंढने का प्लान वो बनाता है। टॉमी वायोमिंग टावर गया हुआ था तो वो रेडियो ऑपरेटर से पता मांगता है। वो शुरू में तो उसे देने से मना करता है क्योंकि वहाँ इन्फेक्टेड वगैरह लोग भरे हुए हैं और रास्ता भी बेहद खराब था, पर हार मानकर वो बूढ़ा रेडियो ऑपरेटर उसे एड्रेस दे देता है। अब सोल्जर के रिलीज करने के बाद टेस घर आती है और वो जोल को सब कुछ बताती है, जिससे जोल एंग्री हो जाता है। लेकिन फिर वो उसका दिमाग ठंडा करती है क्योंकि फिलहाल इनके लिए ट्रक की बैटरी ढूंढना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बगैर ये टॉमी को नहीं ढूंढ सकते हैं। फायरफ्लाई से मिलिट्री के क्लैशेस रिसेंटली बढ़े थे, जिससे टीम मेंबर आपस में डिस्कशन करते हैं, जहां एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मर्लिन दिखती है जो लोकल लीडर है और वो बताती है कि फायरफ्लाइज का पर्पस दुनिया को पीसफुल बनाना है और इसका क्योर ढूंढना भी, जिसके लिए ये फाइट चलती रहेगी। फायरफ्लाइज के पास अब वेरोनिका है जो इनकी मदद करेगी, लेकिन पहले इन्हें वेरोनिका को लेकर वेस्ट में जाना होगा। अब ये कैसी मदद की बात कर रहे हैं ये सब हमें आगे पता चलेगा। वहीं हम देखते हैं कि टेस और जोल को, जिसे बैटरी के बारे में पता लग चुका है, वो सबवे के थ्रू बैटरी पिकअप करने जाते हैं। दूसरी तरफ मार्लिन दिखती है जो वेरोनिका को रिलीज कर देती है और हमें पता चलता है कि इस टीनेज गर्ल का नाम वेरोनिका नहीं बल्कि एली है। एंड अब ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली थी। मार्लिन एली को बचपन से जानती है और उसे सेफ रखा हुआ है। एली बहुत ही स्पेशल चाइल्ड है, इसलिए उसे यहाँ से निकालकर दूसरी जगह ये लोग ले जा रहे हैं। यहाँ एक और बात पता चलती है कि एली इन्फेक्टेड है, लेकिन उसे अभी तक कुछ नहीं हुआ है, जिस वजह से एली बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। जोल इधर सबवे से बैटरी लेने बिल्डिंग में जाता है, लेकिन वहां लाशें बिछी हुई थी और रॉबर्ट के साथ कुछ फायरफ्लाइज मेंबर मारे जा चुके थे। अनफॉर्चुनेटली जिस बैटरी की तलाश में ये लोग वहां आए थे वो कबाड़ थी। इसके लिए रॉबर्ट सबको घुमा रहा था और इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण फायरफ्लाइज ने उसे मार दिया और तभी जोल को मर्लिन दिखती है जो जख्मी है। अब इससे पहले कि वो लोग बात करते हैं, एली स्विस नाइफ से जोल पर हमला करती है, लेकिन ये भी जोल है तो ये तुरंत एली पर गन पॉइंट कर देता है, जिसके बाद एली की चालाकी शांत हो जाती है। यहाँ मर्लिन जोल और टेस को एली को वेस्ट में स्टेट हाउस स्मगल करने का ऑफर देती है और मर्लिन कहती है कि अगर ये ऐसा कर देते हैं तो वहाँ फायरफ्लाइज के लोग इन्हें बहुत सारे हथियार और ट्रक देंगे, जिससे टॉमी को भी ये ढूंढ पाएंगे। बस फिर क्या था, टेस और जोल दोनों एली को स्मगल करने के लिए राजी हो जाते हैं और घर पहुंचकर प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं। अब बस एली चालाक थी तो वो कितनी ज्यादा समझदार है वो अब हमें पता चलता है, क्योंकि वो घर में पड़े हुए सामानों से समझ जाते हैं कि ये रेडियो का सीक्रेट मैसेज करने के लिए यूज होता है। जैसे अगर 60s के गाने बज रहे हो तो नो मैसेज, वहीं 70s के गाने मीन्स कुछ न्यू टास्क और 80s के सॉन्ग्स का प्ले होना मतलब कि कुछ बहुत बड़ी परेशानी या फिर गड़बड़। इसके बाद उसकी नजर जोल के हाथ में पहनी हुई टूटी घड़ी पर पड़ती है, जिसे देख हम समझ जाते हैं कि जोल सारा के मरने के 20 साल बाद भी ट्रॉमेटाइज्ड है और वो उसे अभी भी याद करता है। अब रात होते ही तीनों क्वारंटीन जोन छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उसे वही करप्ट सोल्जर मिलता है जो कि जोल का फ्रेंड है, लेकिन वो फ्रेंड होने के बावजूद उन्हें इतना बड़ा रूल तोड़ने नहीं दे सकता। जोल के साथ साथ बाकी तीनों को वो वायरस स्कैनर से चेक करने लगता है और इससे पहले कि वो एली को चेक करता, एली अपने स्विस नाइफ से उस पर हमला कर देती है, जिससे गुस्सा कर 20 साल पहले जैसे ही वो करप्ट सोल्जर उन पर गन पॉइंट कर देता है। और बस फिर क्या था, जोल को वही सब बातें याद आने लगती है जब सैरा की मौत हुई थी और बस वो अपने ऊपर कंट्रोल खो देता है और सोल्जर को मार मार कर भरता बना देता है। वहीं वायरस स्कैनर पर एली पॉजिटिव दिखाई देती है, मतलब इस लड़की के साथ कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद वो अपना जख्म भी दिखाती है। साइमल्टेनियसली रेडियो पर 80s के गाने बजने लगते हैं, मतलब कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है और एपिसोड 1 यहाँ खत्म हो जाती है। अब एपिसोड 2 शुरू होती है और हमें शुरुआत में ही फ्लैशबैक दिखाया जाता है साल 2003 जकार्ता इंडोनेशिया का। यहाँ रत्ना नाम के माइकोलॉजिस्ट को मिलिट्री वाले एक रेस्टोरेंट से गवर्नमेंट लैब ले जाते हैं। दरअसल मिलिट्री को उनकी एक्सपर्टीज की नीड थी और उनके लैब में जाते ही एक रिसर्चर उन्हें ओफियोकोर्डिसेप्स का एक सैंपल माइक्रोस्कोप से चेक करने को कहते हैं और सैंपल देख रत्ना शॉक हो जाती है, क्योंकि अब तक कॉर्डिसेप्स बॉडी में सर्वाइव नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ कुछ अलग था। वैलिडिटी के लिए अथॉरिटी उसे एक पेशेंट दिखाते हैं जिसे किसी ने पैर में काट लिया होता है और बॉडी की रिसर्च करने पर उन्हें जिंदा कॉर्डिसेप्स की लड़ी मिलती है और उसे देख रत्ना डर कर रूम से बाहर भाग जाती है। जनरल बताते हैं कि इसकी शुरुआत फ्लोर मिल से ही हुई थी। उन्होंने सभी इन्फेक्टेड ह्यूमंस को तो मार दिया, लेकिन 14 वर्कर्स अभी भी गायब थे जो इन्फेक्टेड हो सकते थे और अथॉरिटीज रत्ना को इसके लिए कोई वैक्सीन मेडिसिन वगैरह बनाने को बोलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है और ना ही ऐसी कुछ बनानी पॉसिबल है। अथॉरिटीज के पास बस इसे रोकने का एक ही तरीका होता है, सारे शहर में बम्बार्डिंग कर दो जिससे हजारों लोगों के साथ वो भी मारे जाएं, जो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर सकते थे। तो अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है जहां एली सो रही होती है और जोल और टेस उस पर नजर रखे हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये इन्फेक्टेड में बदलने ना लग जाए।
अब सब बैठकर चिकन खाने लगते हैं जो कि मर्लिन ने भेजा होता है। बता दूं ऐसे एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में चिकन खाना एक लग्जरी है। वैसे क्या आप भी चिकन खाते हो? कमेंट करना। खैर टेस के फोर्स करने पर एली बताती है कि वेस्ट में फायरफ्लाइज का कैंप है जो एली पर रिसर्च करके वैक्सीन बनाएंगे, लेकिन ये सुनकर जोल पक चुका था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये हॉक्स है और वो ये मैजिक वैक्सीन की बात सालों से सुनता आ रहा है। अब यहाँ से वो वापस जाना चाहता है, लेकिन टेस उसे आगे जाने के लिए कन्विंस करती है, नहीं तो फिर उन्हें ट्रक नहीं मिलेगी और वो टॉमी को नहीं ढूंढ पाएगा। अब ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बड़ी बिल्डिंग रास्ते में गिरी होती है जिससे रास्ता ब्लॉक था। इनके पास अब 2 रास्ते के ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें लंबा वाला रास्ता थोड़ा कम डेंजरस था, तो ये पीसफुली होटल से जाने वाला लंबा रास्ता को ही चूज करते हैं। रास्ते में एली बताती है कि वो अनाथ है और कोई भी उसे ढूंढने के लिए नहीं आने वाला। वो बताती है कि कुछ वक्त पहले वो एक मॉल में चली जाती है जहाँ एक इन्फेक्टेड ने उसे काट लिया था। फायरफ्लाइज उसे मारने वाले थे, लेकिन मर्लिन एली को बचा लेती है ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। एली बिलीव्ड कि कैंप के बाहर की दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक और इन्फेक्टेड से भरी हुई होगी, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। और तभी इन्हें एक क्लिकर की चिल्लाने की आवाज आती है। अब जैसा आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन मंदबुद्धि बालक्स वीडियो कि द लास्ट ऑफ अस के इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज आंखों से नहीं इकोलोकेशन से लोगों का पता लगाते हैं, बिल्कुल चमगादड़ जैसे। तो यहाँ भी वो इन्फेक्टेड इस तरह लोकेशन पता लगा रहे हैं। अब ये होटल पहुंचते हैं जहाँ पानी भरा हुआ था। ये पानी को पार कर ऊपर हॉलवे में जाकर देखते हैं, वहाँ मलबे की वजह से रास्ता ब्लॉक होता है। टेस हॉलवे के अंदर घुसकर रास्ता ढूंढने जाती है और एली जोल बात करने लगते हैं, जहाँ जोल बताता है कि ही फील्स बैड कि उसने इन्फेक्टेड को मारा क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी कभी इंसान ही थे। पिछली रात के बाद एली यहाँ जोल से बात करके जानना चाह रही है कि कहीं वो किसी सनकी के साथ तो नहीं है। तभी टेस वापस आकर बताती है कि उसे रास्ता तो मिल गया, लेकिन आगे बहुत सारे इन्फेक्टेड पड़े हैं जो उनके लिए खतरा बन सकते हैं। ये इन्फेक्टेड दरअसल क्वारंटीन जोन को ढूंढने आए ह्यूमंस थे जो मंजिल तक पहुंचने से पहले इन्फेक्टेड हो गए। और तभी एली देखती है कि ये इन्फेक्टेड हाइव माइंड जैसे आपस में कनेक्टेड हैं। तो टेस बताती है कि ये फंगस पेड़ के रूट्स के जैसे जमीन के अंदर भी फैले होती हैं और ये फंगस मीलों दूर तक फैले हैं, मतलब कि इनकी लड़े आसपास के इलाके में भी फैल गए हैं, बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स के अपसाइड डाउन ग्रोथ की तरह। इन्फेक्टेड के साथ कनेक्ट होने पर ये उनसे जुड़ा कॉर्डिसेप्स हाइव माइंड उन्हें मीलों दूर तक की जानकारी दे सकता है। मतलब अगर आप जंगल में हो और गलती से किसी फंगस पर पैर रख दिया तो दूरी पर पड़े हुए इन्फेक्टेड भी एक्टिव हो जाएंगे और वो समझ जाएंगे कि आप यानी कि उनका शिकार कहाँ है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इनका ये नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। ऐसे में इन्हें ना चाहते हुए भी छोटा रास्ता लेना पड़ता है और ये म्यूजियम के अंदर जाते हैं। वहां इन्हें सूखा फंगस दिखता है जिससे जोल प्रेडिक्ट्स कि अंदर के सभी इन्फेक्टेड मर चुके होंगे, लेकिन उन्हें अंदर जाने पर एक पर्सन दिखता है। वो मरा हुआ होता है लेकिन उसके घाव बहुत गहरे थे और इस पर टेस बोलती है कि इसके साथ जो हुआ होगा वो डेफिनेटली बाहर हुआ होगा और ये हो सकता है अंदर जान बचाने आया हो और तब मारा गया। आगे जाने पर इनका पाला क्लिकर से पड़ता है। जोल बताता है कि शांत रहो बिकॉज ये क्लिकर उन्हें देख नहीं सकते बट ये बहुत दूर तक का सुन सकते हैं। फिर ये तीनों एक एक कदम फूंक कर आगे बढ़ने लगते हैं और बस तभी आगे बढ़ते हुए इनकी मुलाकात एक और क्लिकर से हो जाती है और उसे देख एली की सांस फूल जाती है, जिससे सुन क्लिकर इन पर अटैक कर देता है और तब जोल आकर इन्हें बचाता है और तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इन क्लिकर्स के साथ लंबी लड़ाई चलने के बाद जोल इन्हें हेडशॉट मार देता है। टेस अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टेट हाउस बिल्डिंग पहुंचना चाहती है। वहीं क्लिकर से लड़ते हुए टेस के पैर में मोच आ गई और एली एक बार फिर इन्फेक्टेड हो गई, लेकिन इम्यून होने के कारण उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। म्यूजियम से बाहर जाने पर इनके सामने एक ट्रक खड़ी दिखती है, लेकिन फायरफ्लाइज का कोई भी मेंबर वहां नहीं होता और ड्राइवर की लाश उन्हें दिखती है जिसके ब्लड के धब्बे स्टेट हाउस के अंदर जा रहे थे। मतलब यहाँ कुछ खतरनाक हुआ होगा। अब टेस एली के साथ बिल्डिंग के अंदर जाती है और जोल भी पीछे से आता है। अंदर एली को पिक करने आए सभी फायरफ्लाइज की लाशें बिछी हुई थी और छानबीन करने से जोल डिस्कवर्स कि फायरफ्लाइज का एक मेंबर ऑलरेडी इन्फेक्टेड था। यानी यहाँ इन्हें दूसरे ग्रुप फेड्रा ने नहीं मारा और इन्फेक्शन के कारण इन्होंने खुद की जान ले ली। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनका मिशन फेल हो चुका है। अब टेस पूरे पैनिक मोड में सबके बैग चेक करने लगती है कि किसी के पास तो कोई मैप होगा जिससे ये आगे बढ़ सके, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। टेस सिर्फ अब एली को फायरफ्लाइज के कैंप तक पहुंचाना चाहती है। टेस को पैनिक होता देख एली बोलती है कि टेस भी अभी के क्लैश में इन्फेक्ट हो गई है और यहाँ टेस दिखाते है कि वो भी इन्फेक्टेड वाकई हो चुकी थी और वो रोने लगती है। उसका बाइट मार्क बहुत एक्टिव था, वहीं एली का बाइट मार्क खुद हील हो रहा था, जिससे जोल कंफर्म्स कि एली इम्यून है। टेस चाहती है कि जोल एली को लेकर बिल ऑफ फ्रैंक के पास चला जाए और अब ह्यूमैनिटी को बचाना जोल के ही हाथों है।
अब बिल और फ्रैंक कौन है ये आपको आगे पता लगेगा, और इससे पहले कि जोल ये सब प्रोसेस कर पाता उसके सामने एक अधमरा फायरफ्लाई का मेंबर हमला कर देता है और जोल हेडशॉट देकर उसे मार देता है। लेकिन तभी धीरे धीरे जमीन पर पड़े कॉर्डिसेप्स फंगस की लड़े उस फायरफ्लाइज के सोल्जर के हाथों को जकड़ लेती है। मतलब कि आसपास के इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी को इनकी लोकेशन पता चल चुकी है और सभी ज़ॉम्बीज कुछ ही देर में यहाँ तक पहुंच जाएंगे। टेस जोल को एली को लेकर आगे जाने को बोलती है ताकि वो बच जाए और टेस इन्फेक्टेड्स को बिल्डिंग के अंदर ही रोक लेगी। एली के मना करने के बावजूद जोल उसे खींचकर अंदर ले जाता है। इधर अंदर टेस रुक कर पेट्रोल को गिराने लगती है क्योंकि उसका प्लान सिंपल था कि वो बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करके सबको मार देगी। लेकिन तभी मेन टाइम पर लाइटर काम करना बंद कर देता है और एक बार फिर प्लान फुस हो जाता है और तभी एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी आकर टेस को किस करने लगता है। मतलब भाई यहाँ कुछ और ही सीन चल रहा है। और तभी लाइटर जल जाता है और टेस फर्श पर उस लाइटर को गिरा देती है और एक बड़ा धमाका होता है जिसे बाहर खड़े एली और जोल देखकर दंग रह जाते हैं। लेकिन वो अब कुछ कर भी नहीं सकते थे और एपिसोड 2 यहाँ खत्म हो जाती है। अब एपिसोड 3 शुरू होती है और टेस की डेथ के बाद जोल और एली में जबरदस्त ऑकवर्डनेस बढ़ गई है। एली ने जोल को साफ साफ बताया कि वो टेस की मौत के लिए उसे रिस्पॉन्सिबल ना समझे। एली को स्मगल करने के बदले फायरफ्लाइज को हेल्प करके बैटरी लेने का डिसीजन भी इन्होंने ही लिया था, तो एली को इसके लिए ना टोका जाए। लेकिन जोल इस पर कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। ऑब्वियसली उसका मूड बहुत ऑफ हो चुका है। अब बिल और फ्रैंक के घर जाने से पहले जोल एली को गैस स्टेशन ले जाता है। कुछ सालों पहले यहाँ जोल ने फ्यूचर यूज के लिए सप्लाई छिपा कर रखा हुआ था, तो यहाँ वो वही ढूंढने गया है। गैस स्टेशन में वीडियो गेम मशीन देख एली को मॉडल कॉम्बैट गेम की याद आ जाती है जो कि एली को बहुत पसंद थी। लेकिन अब ये मशीन काम नहीं करती। खैर जब जोल सामान ढूंढ रहा था तब एली बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहां उसे एक और इन्फेक्टेड दिखता है जो उसे कुछ नहीं करता क्योंकि वो मलबे के अंदर फंसा होता है। एली ऐसे में उसके नजदीक जाती है और इन्फेक्शन की छानबीन करने के बाद उसे मार देती है। ऊपर जोल को सप्लाईज मिल जाती है और एली के मारना करने के बावजूद शुरू में दिखे करप्ट सोल्जर ली से छीने राइफल को जोल यहीं छोड़ देता है। एली उसे अपने लिए बंदूक देने को बोलती है लेकिन जोल मना कर देता है क्योंकि वो अभी छोटी बच्ची है। रास्ते में जोल से एली ने आउटब्रेक वाले दिन के बारे में पूछा क्योंकि फेडरा के स्कूल में गवर्नमेंट उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताती। तो वैसे तो जोल को भी एग्जैक्टली इस बारे में नहीं पता था कि इन्फेक्शन फैलने की असली वजह क्या थी, लेकिन वो बताता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये कॉर्डिसेप्स इन्फेक्शन पैक्ड फूड सप्लाई की वजह से ही स्प्रेड हुआ होगा। सितंबर 25, 2003 को वो फूड मार्केट में आया एंड देन फंगल इन्फेक्शन फैलने लगा एंड उसके बाद इन्फेक्टेड ह्यूमंस ने तेजी से काट कर इस फंगस को और भी ज्यादा लेवल पर स्प्रेड कर दिया और सिर्फ 2-3 दिन में पूरी दुनिया खत्म हो गई। आगे रास्ते में चलते हुए एली को रोड के किनारे पड़े कई कंकाल दिखते हैं। इन मासूम लोगों को क्वारंटीन जोन में रखने के बहाने लाया गया था, लेकिन क्वारंटीन जोन के भर जाने से एक्स्ट्रा लोगों को मिलिट्री वालों ने कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया, विच गिव्स अस अ हिंट कि इट्स बेटर कि ऐसे सिनेरियो में गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट ना रहा जाए और खुद ही सर्वाइव करने की कोशिश की जाए। इनफैक्ट जोल की बेटी सैरा को भी एक सोल्जर नहीं मारा था और ऐसे इनोसेंट लोगों को मारने की वजह यही थी कि अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो ये बीमारी ज्यादा लोगों में फैलेगी नहीं। तो इसी सब रीजन से इफ यू आर कैपेबल तो गवर्नमेंट से दूर ही रहना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ रीजन है पॉपुलेशन में गवर्नमेंट पर ट्रस्ट ना करने के, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो देख लेना। खैर अब हमें फ्लैशबैक में हड्डियों की और बिल और फ्रैंक की स्टोरी दिखती है जिनसे मिलने ये जा रहे हैं और हमें पता चलता है कि ये हड्डियां लिंकन टाउन के रेसिडेंट्स की थी। 30 सितंबर 2003 को सोल्जर सबके घर खाली करवा रहे। सोल्जर्स के जाने तक बिल साइलेंटली अपने घर के बेसमेंट में छिपा था। सोल्जर्स और लोगों के जाते ही बिल ने पूरे लिंकन टाउन को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना ली और धीरे धीरे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंस लगाकर खुद को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया। इस टाउन में सालों तक सर्वाइव करने के लिए बिल के पास वो सारी जरूरी चीजें थी और सर्वाइवल एक्सपर्ट होने की वजह से बिल को सिक्योरिटी सिस्टम की भी अच्छे से जानकारी थी। 2003 से 2007 तक बिल अकेला इस टाउन में सर्वाइव कर रहा था, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात फ्रैंक से हुई। फ्रैंक उसके साथियों के साथ बोस्टन जाने के लिए निकला था, बट अब ये अकेला जिंदा बचा है। बिल ने फ्रैंक को चेक किया तो वो इन्फेक्टेड नहीं था और साथ ही फ्रैंक ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, तो बिल उसे खाने के लिए अपने घर ले गया। मतलब वो एक अच्छा आदमी है। अब लेकिन फ्रैंक के जाने का वक्त था। जाने से पहले फ्रैंक ने सामने पड़ा पियानो बजाने की रिक्वेस्ट की। थोड़ी देर बाद बिल दर्द भरा गाना गाने के साथ पियानो बजाने लगा, लेकिन आगे हम देखते हैं कि ये लोग तो एक दूसरे की बजाने लग जाते हैं। अरे आई मीन दे बोथ फेल इन लव विद ईच अदर, क्योंकि ये होमोसेक्सुअल थे। खैर देखते ही देखते दोनों की आशिकी परवान चढ़ने लगती है। अब साल 2010 आता है जहां बिल फ्रैंक से गुस्सा होता है क्योंकि फ्रैंक किसी लेडी से फोन पर बात कर रहा होता है और यहाँ एंट्री होती है टेस और जोल की। दरअसल फ्रैंक इनसे ही फोन पर बात कर रहा था और दोनों की एक दिन मीटिंग फिक्स होती है। अब टेस और जोल इन दोनों को ऑफर देते हैं कि वो साथ में स्मगलिंग कर सकते हैं। बिल और फ्रैंक से रिसोर्सेज के बदले टेस और जोल
उन्हें क्वारंटीन जोन से चुराए गए मेडिसिन और हथियार देंगे। इसमें बिल तो इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि उसके पास वो सब था जो उसे चाहिए, लेकिन फ्रैंक के कारण वो मान जाता है। पहले बता दूं, रेडियो पर 60s और 80s का सीक्रेट कोड का जो आइडिया था वो भी फ्रैंक का ही था। अब साल 2013 का होता है जब फ्रैंक ने जोल से बिल के वेपन्स के बदले स्ट्रॉबेरी सीड्स की डील कर ली थी और उसने दिन स्ट्रॉबेरी खिलाकर बिल को इमोशनली सरप्राइज दिया। बढ़ती उम्र के कारण बिल की हेल्थ जवाब देने लगी थी और एक दिन होता है कि अचानक से कुछ खतरनाक, क्योंकि रेडर्स का एक ग्रुप उनके लोकेशन पर हमला कर देता है। आपको बता दूं, रेडर्स वैसे लोगों को कहते हैं जो दूसरों के सामान को लूट कर अपना गुजारा करते थे। हालांकि बिल के सिक्योरिटी सिस्टम्स ने उन्हें सुरक्षित रखा, लेकिन एक गोली बिल को भी लग जाती है। बिल को लगा कि आज उसका आखिरी दिन है और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन फ्रैंक ने उसकी जान बचा ली। अब इस घटना को 10 साल हो चुके थे। साल 2023 आ गया और किसी कारण से फ्रैंक का लोअर पार्ट अब पैरालाइज्ड हो चुका था और उसे लगता है कि वो बिल पर एक बोझ बन गया है। वो जानता है कि अब उसकी पैरालिसिस का कोई इलाज नहीं है, इसलिए वो बिल को उसे नींद की दवाई के ओवरडोज से मारने को कहता है। लेकिन इससे पहले वो शादी करके अपनी लाइफ का सबसे अच्छा पल जीना चाहता है। बिल किसी तरह दिल पर पत्थर रखकर उसकी ये विश पूरी करने को मान जाता है। रात में दोनों शादी करते हैं और आखिरी मील में दोनों वही खाना खाते हैं जो इन्होंने फर्स्ट मीट में खाया था। बिल सभी दवाइयों को फ्रैंक के ग्लास में देने के साथ में पूरी वाइन की बोतल में भी दे देता है, जो कि वो खुद भी पीने वाला था, क्योंकि फ्रैंक के मरने के बाद बिल अकेला सरवाइव करके क्या ही करता, इसलिए वो खुद की भी जान लेने का डिसाइड करता है। आखिरकार फ्रैंक और बिल दोनों अपनी अपनी जान पी लेते हैं और मर जाते हैं। अब स्टोरी टाइमलाइन में वापस प्रेजेंट में आती है। बिल के घर में जाते ही जोल और एली समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। हल्की छानबीन से इन्हें एक लेटर पढ़ा मिलता है जो बिल ने स्पेशली जोल के लिए लिखा था। उसमें बिल ने अपनी सारी कहानी बताई और साथ ही ये बताया कि उसने अपनी हथियार और इक्विपमेंट को जोल के लिए छोड़ दिया है, जिससे जोल टेस को प्रोटेक्ट कर सके। बस लेटर पढ़ते ही हमारा सख्त लौंडा जोल पिघल चुका था और उसकी आंखों से पसीने निकलने लगते हैं, मतलब कि वो रोने लगता है। वो इमोशंस कंट्रोल करके घर से बाहर जाता है। उसे गैराज में ट्रक और बैटरी मिल जाती है। जोल एली को बताता है कि अब दोनों इसी ट्रक से टॉमी को ढूंढने व्योमिंग जाएंगे। चूंकि टॉमी भी फायरफ्लाइज का मेंबर था तो इट्स पॉसिबल कि वो अपने पुराने कनेक्शन से इन्हें लैब तक पहुंचा दे। लेकिन एक छोटी सी शर्त ये थी कि अब एली कभी भी टेस्ट की टॉपिक को नहीं छेड़ेगी और किसी को नहीं बताएगी कि वो इम्यून है। अब दोनों बेसमेंट में जाकर आगे की ट्रिप के लिए सामान गैदर करना शुरू करते हैं। मरने से पहले बिल रेडियो को टाइमर बंद करना भूल गया था। इस वजह से रीसेट ना होने के कारण रेडियो पर 80s के गाने बज रहे थे, यानी कुछ बड़ी मुसीबत वाले। बिल की वेपन्स वाली दीवार देख एली ने फिर से जोल से गन रखने की परमिशन मांगी, लेकिन जोल ने फिर से मना कर दिया। अब जब जोल नहाने में बिजी था तब एली चुपके से फ्रैंक का एक पिस्टल मना करने के बावजूद छिपाकर अपने बैग में रख लेती है। फिर ये दोनों ट्रक में बैठकर व्योमिंग के लिए निकल जाते हैं और एली बताती है कि वो फर्स्ट टाइम किसी गाड़ी की सवारी कर रही है। और एपिसोड 3 यहाँ खत्म हो जाती है। अब एपिसोड 4 शुरू होती है, जिसमें हमें एली पेट्रोल पंप के वॉशरूम में खड़ी बिल और फ्रैंक के घर से चुराई पिस्टल के साथ प्रैक्टिस कर रही दिखती है। प्रैक्टिस करने से पहले एली ने गन की मैगजीन और चैम्बर में अटकी बुलेट निकाल ली थी, जिससे हम समझ जाते हैं कि एली गन को फर्स्ट टाइम हैंडल नहीं कर रही है। बाहर जोल दिखता है जो आसपास की गाड़ियों से पेट्रोल चूस कर निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यार एपोकलिप्स को हुए 20 साल हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे में पेट्रोल पंप्स तो काम नहीं करेंगी। इस दौरान जोल का मन इंगेज रखने के लिए एली उसे नो पर इंटेंडेड नाम की बुक से 3rd क्लास जोक सुनाती है, ताकि मूड सबका लाइट हो सके और टाइम पास हो जाए। टंकी फुल करके ये आगे की ओर चल देते और एली को गाड़ी के पीछे रखी मेल मॉडल्स की एडल्ट मैगजीन मिलती है और एली भी बड़े चाव से उसे पढ़ने लगती है। अब आगे भी गाड़ी चलते हुए ये आपस में बात करते हुए सफर तय करते हैं और हमें इनकी बॉन्डिंग होते हुए अच्छे से दिखाया जाता है, क्योंकि आगे एपिसोड में जो होने वाला है उसे देखकर शायद आप रोने लग जाओ। इसलिए यहाँ कैरेक्टर डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है। जो उसे थोड़ी हंसी ठिठोली करने के बाद एली उस मैगजीन को सड़क पर फेंक देती है। अब शाम होता है और जेली गाड़ी को मेन हाईवे से जंगल की ओर मोड़ लेता है। अब ऐसा उसने क्यों किया ये डेफिनेटली आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो इसका रीजन ये है कि हाईवे पर इन्हें दूसरे ग्रुप के लोग जैसे रेडर्स, स्लेवर्स वगैरह मिल सकते थे। जंगल में कैंपिंग करते हुए जोल यही सब चीजें एली को बताता है कि हाईवे पर हमें असली खतरा ज़ॉम्बी से नहीं बल्कि दूसरे ह्यूमंस यानी कि रेबल्स जैसे ग्रुप से था। अब इन्हें व्योमिंग टावर्स तक का 25 घंटे लंबा सफर तय करना था, जिसके लिए इन्हें श्योरली एक तगड़ी नींद की जरूरत थी। सोने से पहले भी एली जोल को नो पन इंटेंडेड नाम की बुक से जोक सुनाती है। इस पर जोल को थोड़ी हंसी आ जाती है और सालों बाद जोल के चेहरे पर ऐसी जेन्युइन स्माइल देखने को मिली थी, जिससे वो भी थोड़ा रिलीफ फील करता है। थोड़ी देर में एली की आंख लग जाती है और बस उसके बाद ही जोल दूसरे रेडर्स जैसे ग्रुप से सतर्क रहने के लिए पहरेदारी करने लगता है। रात भर जागे रहने के बाद जोल कड़वी कॉफी पीकर सफर पर निकल चलता है। एली को इसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो 40 नखरे करने लगती है।
सफर लंबा था तो वो टॉमी के बारे में बताने को जिद करती है और फिर जोल उसे बताता है कि वो जोल का भाई है। उसने व्योमिंग टावर से लास्ट लोकेशन भेजी थी तो ये उसे ढूंढने जा रहे हैं एंड अगर टॉमी वहां नहीं भी मिला तो सर्टेनली वो उसके नियर बाय एरिया में तो डेफिनेटली ही होगा। जोल अब टॉमी की पर्सनालिटी के बारे में बताता है कि उसे शुरू से ही हीरोइक फिगर बनने का शौक था, जिस वजह से उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ वक्त बाद ही उसे रियल वर्ल्ड में अपनी सोल्जर स्किल्स दिखाने की नौबत आन पड़ी और ब्रेक के बाद जोल टॉमी के साथ बॉस्टन सिटी के क्वारंटीन जोन में चला गया, जहां इनकी मुलाकात टेस से हुई। तो उसको लगा कि ये छोटे मोटे काम कर यहाँ गुजारा कर लेंगे, लेकिन टॉमी को कुछ बड़ा करना था और उसे बनना था हीरो। तो उसने मर्लिन का फायरफ्लाइज का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। हाल ही में जोल को यह भी अपडेट मिला था कि टॉमी ने फायरफ्लाइज का ग्रुप छोड़ दिया है और सिर्फ अब अपनी इकलौती फैमिली टॉमी को ढूंढना उसका मकसद है। यहाँ पर जोल खुलकर एली को बताता है कि वो उसे एक पार्सल की तरह देखता है और उसका कोई भी इमोशनल अटैचमेंट उससे नहीं है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस उसे फायरफ्लाइज को सौंपना है और टेस के कहने के कारण ही जोल ने उसकी जान अभी तक बचा रखी है। यहाँ पर हमें जोल की पर्सनालिटी थोड़ी सी देखने को मिलती है कि वो ज्यादा फैमिली वाला बंदा नहीं है और सैरा के मौत के बाद से वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन चुका है। थोड़ा आगे बढ़ते ही जोल को दिखता है कि कैंसस सिटी को बाईपास करके जाने वाला हाईवे गाड़ियों से ब्लॉक्ड था और अब इन्हें व्योमिंग जल्दी पहुंचना था तो इन्हें सिटी के अंदर से होकर गुजरना होगा। शहर के अंदर आते ही एकदम बंजर हालात दिखते हैं, मतलब कि कैंसस सिटी क्वारंटीन जोन अब खत्म हो चुका था और आसपास इन्हें कोई भी फेडरा का मेंबर भी नहीं दिखता। मतलब कि यहाँ के रेडर्स और रेबल ग्रुप के मेंबर्स ने फेडरा ऑफिशियल्स को शूट कर हमेशा के लिए सुला दिया है और तभी इनके सामने एक जख्मी बंदा मिलता है। जो इस सिचुएशन पर पहले भी भिड़ चुका था तो वो और स्पीड से लेकर उसे ठोकता हुआ निकल जाता है, लेकिन तभी दूसरे रेडर्स इनकी गाड़ी को क्रैश करवा देते हैं। अब लोग इनके पीछे पड़े थे, इसलिए जोल दीवार के जरिए एली को छिपने को कहता है और एली को छिपाते ही जोल राइफल से 2 लोगों को शूट कर देता है, लेकिन तभी एक रेडर साइड से आकर जोल पर हमला कर देता है। ये यंग रेडर जोल का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी एली बैग से अपनी पिस्टल निकालकर उसे शूट कर देती है। वो गोली लगने से मरा तो नहीं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में गोली लगने के कारण वो पैरालाइज्ड हो गया था। जोल एली के हाथ में गन देखकर हैरान था और एली ने भी जो अभी किया उसे वो प्रोसेस कर रही थी, बिकॉज अभी तक एली ने किसी पर गोली नहीं जलाई थी शायद। और दूसरी तरफ यंग रेडर गिड़गिड़ा रहा होता है कि वो कुछ भी नहीं करेगा, प्लीज उसे छोड़ दिया जाए, और एज अ साइन वो अपनी स्पेशल नाइफ भी जोल को दे देता है। लेकिन जोल एली को बाहर भेजकर उसी स्पेशल नाइफ से रेडर का काम तमाम कर देता है। कुछ देर बाद ये रेडर की बाकी गैंग फेडरा से चुराई आर्मर्ड गाड़ियों के साथ यहाँ चली आती है। जोल और एली इनसे छिपते छिपाते दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ फेडरा की कैंप में रेबल ग्रुप की लीडर कैथलीन डॉक्टर से हेनरी के बारे में बात कर रही है। कैथरीन का कैरेक्टर और कैंसस सिटी की स्टोरी लाइन सिर्फ इस सीरीज में ही है। अगर आपको याद हो तो जब हमने गेम की स्टोरी लाइन आपको बताई थी तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, कैथलीन का मानना है कि हेनरी ने ही उसके भाई की खबर फेडरा तक पहुंचाई थी। फिर फेडरा ने कैथलीन के भाई तक पूछताछ करते हुए उसे मार दिया। यानी कैथलीन हेनरी को उसके भाई की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल मानती है, जो फिलहाल इसी शहर में कहीं छिपा हुआ था। जान से मारने की धमकी देने के बावजूद डॉक्टर उफ तक नहीं करता और इमोशनल डायलॉग चेपता है कि कैथलीन, मैंने तुम्हें गोद में खिलाया है, तुम मुझे मार दोगी, ऐसा कैसे? तभी वो बाहर जाती है। उसकी गैंग रेडर्स की बॉडी उठाकर लाई थी। ये वही लोग हैं जिन्हें अकेले जोल ने मारा था, लेकिन कैथलीन को ऐसा लगता है कि इन आउटसाइडर्स को हेनरी ने ही कांटेक्ट करके बुलाया होगा और ये किसी अकेले बंदे का काम नहीं है। कैथलीन ने तुरंत ही सबको हेनरी और उसके साथियों को ढूंढकर मारने को कहा। उसके बाद कैथलीन गुस्से में डॉक्टर के सेल में जाती है और उसे भी मार देती है। दूसरी तरफ रेडर्स को पूरे सिटी में चक्कर मारता देख जोल और एली एक बार में जाकर छिप जाते हैं। एली बोलती है कि डोंट वरी, उसने किसी पर पहली बार गन नहीं चलाई थी, मतलब एली छिपी रुस्तम है। एली बताती है कि उसने गन चलाना फेडरा के स्कूल में सीखा था, जिससे जोल उसे गन वापस दे देता है क्योंकि उसे लगता है ये एक सिंसियर लड़की है। वहीं वापस पिस्टल देते हुए जोल उसे कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स बताता है जिससे कोई गन को उससे ना छीन सके। साथ ही जोल बोलता है कि एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए बेहतर होगा कि अगर एली गन को बैग में ही रख ले, पर एली भी बात कहाँ सुनने वाली थी। वो गन को अपने जैकेट के पॉकेट में रख लेती है। कैथरीन का पार्टनर पेरी उससे एक बिल्डिंग में जाने को कहता है, जिसका कंडीशन देख लगता है जैसे हेनरी और उसका भाई यहाँ हफ्तों से रह रहे होंगे और शायद खाना खत्म होने के कारण उन्हें इस जगह को छोड़ना पड़ा होगा। कैथलीन जान गई थी कि हेनरी अपने भाई को भूखा मरने नहीं देगा और अब वो एक नए लोकेशन पर शिफ्ट होगा जिस दौरान उसका पता लग ही जाएगा। इसके बाद पेरी कैथलीन को एक इन्फेक्टेड की नेस्ट दिखाने दूसरी जगह पर ले जाता है जहाँ की जमीन धसी हुई थी। अब यहाँ कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला था और अब वो क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तुम चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं ऐसे ही ज़ॉम्बी सीरीज और मूवीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पेरी के समझाने के बावजूद कैथलीन उसे ऑर्डर देती है कि हेनरी के मिलने तक इस नेस्ट वाली बात को सबसे छिपाए रखना है, वरना लोग पैनिक करने लगेंगे।
और तब तक इस बिल्डिंग और बेसमेंट को अच्छे से सील करके बंद कर दो, क्योंकि हो सकता है इन्फेक्टेड यहाँ से बाहर निकलने लग जाए। वहीं जोल और एली पूरे शहर को चेक करने के लिए एक ऊंचे अपार्टमेंट पर चढ़ने लगते हैं। रास्ते में एली जोल से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो जख्मी बंदा रेडर ग्रुप का मेंबर था। इस पर जोल बताता है कि वो अपने सर्वाइवल डेज में खुद भी रेडर्स वाले काम कर चुका है, इसलिए वो दोनों साइड को अच्छे से जानता है। सीढ़ियों से अपार्टमेंट का 33 माला चढ़ने पर जोल का स्टेमिना अब जवाब दे चुका था, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो इसी अपार्टमेंट में रात गुजारेंगे। सोने से पहले जोल दरवाजे के आसपास कुछ कांच के टुकड़े स्प्रेड कर देता है ताकि किसी के अंदर आने पर आवाज से वो उठ जाए। अब एली बताती है कि उसने नोटिस किया कि जोल के राइट ईयर में इशू है, उसे उस कान से अच्छे से सुनाई नहीं देता, जिस पर वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन यहाँ हम जान जाते हैं कि ऐसा सैरा वाले इंसिडेंट में ही हुआ होगा। अब माहौल सीरियस था तो एली जोल को वापस से एक जोक सुनाती है, जिससे मूड थोड़ा लाइट होता है और दोनों हंसते हुए सो जाते हैं। आधी रात को जोल लेफ्ट साइड करवट लेता है और थोड़ी देर बाद एली चिल्लाकर जोल को उठा देती है। आंख खुलते ही जोल हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि हेनरी और सैम कमरे में हैं और उन्होंने इन पर बंदूक तान रखी है। मतलब लेफ्ट ईयर ब्लॉक हो जाने से जोल उनके कदम सुन नहीं पाया था। और हेनरी और सैम के कैरेक्टर से हम अच्छे से मिल पाते कि एपिसोड 4 यहाँ खत्म हो जाती है। अब एपिसोड 5 शुरू होती है और इसकी स्टोरी मेनली हेनरी एंड सैम पर फोकस करती है। हमें फ्लैशबैक में कैंसस सिटी की स्टोरी दिखाई जाती है कि आखिर यहाँ क्या कुछ हुआ था। कैंसस सिटी में रेबल्स ने फेडरल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया और इसके बाद कैथलीन और उसकी टीम कोलैबोरेटर्स को ढूंढने लगे जो फेडरल को इन्फॉर्मेशन पास करते थे। कैथलीन उसको बोलती है कि अगर उन कोलैबोरेटर्स में से किसी ने सरेंडर कर दिया और सब कुछ बता दिया तो उनकी क्राइम की सजा कम कर दी जाएगी। फिर हमें हेनरी और सैम दिखाए जाते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फिलहाल इस एपिसोड में होने वाले हैं। बता दो, गेम में सैम का कैरेक्टर सिर्फ गूंगा होता है, पर सीरीज वालों ने इसे बहरा ही बना दिया। अब कैथलीन एक कैमरे में पकड़े हुए कोलैबोरेटर से पूछताछ करती है। वो कहती है कि अगर वो हेनरी की लोकेशन बता देंगे तो उनकी पनिशमेंट कम हो जाएगी। तो जिसके बाद एक कोलैबोरेटर हेनरी की लोकेशन बता देता है कि हेनरी डॉक्टर एडलस्टाइन के साथ मिलकर अपना बचाव कर रहा है और हेनरी सिटी में ही कहीं ऐसे बेस में है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। इसके बाद ही कैथलीन अपने बात से पलट जाती है और सारे कोलैबोरेटर्स को मरवा कर जला देती है। इसके तुरंत बाद ही कैथलीन पूरे सिटी में हेनरी को ढूंढने लग जाती है। कैथलीन का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि उसका भाई हेनरी के कारण मारा जा चुका है। तो वो उसके गार्ड पेरी को हेनरी और सैम को पकड़कर मारने का ऑर्डर देती है और कहती है कि इसके अलावा उनकी कोई और प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर एडलस्टाइन हेनरी और सैम को छिपाकर उनके डिसाइड किए हुए सीक्रेट बेस में चले जाते हैं। खाने की कमी के कारण वो टेम्पररीली उस सेफ हाउस में रहने का प्लान बनाते हैं। डॉक्टर एडलस्टाइन हेनरी को बताते हैं कि उसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह बने रहना होगा ताकि सैम को ये ना लगे कि कोई होप बची नहीं है। इसके बाद ही हेनरी सैम को एक सुपर हीरो आइडेंटिटी का लुक देता है। इसके 10 मिनट बाद स्टोरी प्रेजेंट टाइमलाइन में आती है। अभी हेनरी और सैम का राशन खत्म हो चुका था और डॉक्टर एडलस्टाइन भी गायब थे। सैम को समझाने के लिए हेनरी बोलता है कि हो सकता है कैथलीन और उसकी आर्मी ने डॉक्टर एडलस्टाइन को पकड़ लिया हो और शायद मार भी दिया हो। एंड हम जानते हैं कि पिछले एपिसोड में ही कैथलीन ने वाकई में एडलस्टाइन को मार भी दिया था। हेनरी पिछले 10 दिनों से कैथलीन की आर्मी पर नजर रखे हुए है। वो ये समझ रहा है कि वो कब चेकिंग के लिए आते हैं और उन लोगों के आने जाने का पैटर्न क्या है, जिसके वजह से वो सेफली दूसरे सेफ हाउस में शिफ्ट करने का प्लान बना रहे थे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी दिक्कत खाने की हो रही थी, क्योंकि खाना खत्म हो रहा था। इसके बाद हेनरी को गाड़ी क्रैश होने और गोली चलने की आवाज आती है और तभी वो जोल और एली की फाइट देखता है, जिससे वो काफी इम्प्रेस था। और हेनरी का प्लान उसके साथ मिलकर अब सिटी से बाहर निकलने का था, क्योंकि जोल और एली काफी टफ है और वो भी इसी सिटी में उनकी तरफ वांटेड भी है। इसके बाद हेनरी जोल और एली को अपनी कहानी सुनाता है और दोनों एक दूसरे को समझकर साथ में बैठते हैं और खाना खाते हैं। फिर हेनरी बताता है कि वो कैंसस सिटी का मोस्ट वांटेड पर्सन है और बताता है कि कैथलीन के लोगों की मारने की लिस्ट में जोल और एली भी शामिल हैं। हेनरी जोल से डील बनाता है कि जोल के फायर पावर के बदले वो उनको सिटी से निकलने में मदद करेगा। सुबह हेनरी बताता है कि वो एक कोलैबोरेटर है और उसने कुछ लोगों को फंसाया भी है। इस पर जोल थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि आखिर वो धोखेबाज के साथ क्यों रहे, लेकिन हेनरी के एक्सप्लेनेशन से वो सिचुएशन समझ जाता है। इस टाइम तक सैम और एली भी काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। हेनरी प्लान डिस्कस करता है कि वो लोग मेंटेनेंस टनल से बाहर निकलेंगे, लेकिन इन्हीं टनल्स में फेडरा ने कुछ इन्फेक्टेड्स को भी सील कर दिया था। लेकिन हेनरी बोलता है कि उसको एक फेडरा सोल्जर ने यह भी बताया है कि फेडरा ने उन इन्फेक्टेड्स को दूसरी जगह पर अब तक शिफ्ट कर दिया है, लेकिन ये खबर कितनी पक्की है इसके बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं है। अब फिर क्या, इसके बाद ये टीम टनल में चली जाती है और हेनरी की इन्फॉर्मेशन पक्की निकली, मतलब कि यहाँ पर टनल में इन्फेक्टेड उन्हें नहीं मिलते हैं और आगे जाकर
उन्हें कुछ स्कूल जैसा ही अपार्टमेंट मिलता है। अपार्टमेंट को देख ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स बचे हुए थे जो कि एक एक करके इन्फेक्टेड बन गए क्योंकि उन्होंने रूल्स नहीं फॉलो किया था। यहाँ पर एली और सैम के बीच में दोस्ती और बढ़ जाती है क्योंकि दोनों काइंड ऑफ सेम एज के ही होते हैं और उन्हें एक कॉमिक बुक डिस्कवर की होती है जो कि एली को भी काफी पसंद थी। उसका नाम था स्टारलाइट। वैसे बचपन में मैं भी कॉमिक बुक काफी पसंद करता था और मुझे पंचतंत्र बहुत पसंद थी। क्या आप लोग को पता है पंचतंत्र क्या थी? अगर हाँ तो कमेंट करके बता देना। यहाँ पर हेनरी अपने धोखे का असली रीजन बताता है। वो बोलता है कि कैथलीन का भाई रेबल्स का बड़ा लीडर है। सारे रेबल्स उसको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि सैम को ल्यूकेमिया है और सारी दवाइयाँ फेड्रा के कब्जे में थी और एक बच्चे को बचाने के लिए वो दवाई नहीं देते। इसलिए हेनरी ने मजबूरी में डील करी कि वो रेबल्स के लीडर माइकल के बदले दवाई लेगा। बस इसी के बाद कैथलीन और उसकी टीम उसे और उसके भाई को ढूंढ रही है क्योंकि उसके कारण ही कैथलीन का भाई माइकल मारा जा चुका है। अब जोल इस पर ज्यादा रिएक्शन नहीं देता और सबको आगे बढ़ने को कहता है। अगले सीन में कैथलीन अपने घर पर अपने भाई की याद में दुखी होती है और पेरी को बताती है कि उसके भाई माइकल ने मरने से पहले बोला था कि हेनरी को माफ कर दे। इसके ऊपर पेरी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है मैडम जी, इस टाइम पर उन्हें कैथलीन जैसी हार्ड डिसीजन लेने वाली बंदी चाहिए। माइकल नेक दिल था इसलिए मारा गया और उसने कुछ भी नहीं किया। अब हेनरी को मारना ही कैथलीन का मेन गोल बन चुका है। यहाँ पर हेनरी और जोल टनल से शहर से बाहर चल जाते हैं, लेकिन बदकिस्मत से वहाँ पर एक घर में एक स्नाइपर होता है। जोल उस स्नाइपर को मार देता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और स्नाइपर ने उनकी खबर कैथलीन को भी दे दी थी। इसके बाद जो होने वाला है वो काफी जबरदस्त रहेगा, तो वीडियो में बने रहना। इसके बाद कैथलीन भी वहां आ जाती है, जिसके बाद जोल स्नाइपर की पोजीशन लेकर कैथलीन की एक ट्रक ड्राइवर को मार देता है और वो ट्रक सीधा एक घर में जाकर एक्सप्लोड हो जाती है। लेकिन कैथलीन बहुत जल्द पूरे एरिया को कब्जे में भी ले लेती है और जोल जिस बिल्डिंग में होता है उसमें अपने लोगों को भेजने लगती है। वो कहती है कि वो जोल, एली और सैम हेनरी सबको मार देगी। इस पर हेनरी छिपने की जगह वहां से बाहर आकर कहता है कि वो सैम को जाने दे दे, मतलब कि बच्चे को छोड़ दे। लेकिन कैथलीन कहती है कि सैम की वजह से ही माइकल मारा गया था और वो उसे भी नहीं छोड़ेगी। मतलब यहाँ पे डायलॉग बाजी चल रही है। लेकिन इसी बीच वो ट्रक उस घर के नीचे एक होल में चला जाता है और सबका ध्यान उसी होल में चला जाता है। और यहाँ सबसे बेस्ट सीन देखने को मिलता है क्योंकि इस होल से एक इन्फेक्टेड का झुंड बाहर आता है जिसमें एक ब्लॉटर भी होता है। अब ब्लॉटर को मारना कितना डिफिकल्ट है ये आपको हमारी एमबी वाली वीडियो से पता चल ही गया होगा। अगर मंदबुद्धि की वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सब इधर उधर भागने लगते हैं और वो ब्लॉटर कैथलीन और पेरी की तरफ आने लगता है। पेरी कैथलीन को जाने के लिए कहता है कि दीदी आप जाओ, हम संभाल लेंगे, और खुद ब्लॉटर से लड़ने चला जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि ब्लॉटर तुरंत पेरी को चेरी बनाकर डकार जाता है। एली अब कार में छिप जाती है और हेनरी और सैम एक कार के नीचे छिप जाते हैं। एली की कार में एक इन्फेक्टेड बच्ची आ जाती है। जोल अपनी स्नाइपर से एली को बचा लेता है, लेकिन ये छोटी सी इन्फेक्टेड बच्ची सबूत थी कि द लास्ट ऑफ अस की फंगस एजिंग रोक सकती है, क्योंकि हेनरी ने कहा था कि वो इन्फेक्टेड 15 साल तक वहां बंद थे। इसके बाद हेनरी, सैम और एली अपनी जगह से उस घर की तरफ भागने लगते हैं जिसमें जोल है, लेकिन कैथलीन उनको गन पॉइंट पर ले लेती और तभी कैथलीन के पीछे वही बच्ची आकर इन्फेक्ट कर देती है। मतलब दीदी जी को कौन ही बताया कि डायलॉग बाजी और गन पॉइंट पर नहीं लिया जाता है, सीधा शूट किया जाता है। खैर मैं जितना आसानी से बोल रहा हूँ ऐसे सिचुएशन पर मैं भी नहीं कर पाऊंगा। खैर हेनरी और एली और सैम इस चांस को वेस्ट नहीं जाने देते और सक्सेसफुली वहां से भाग जाते हैं। फिर ये चारों एक तरफ होटल में रुकते हैं और जोल हेनरी से कहता है कि क्या वो उनके साथ वेमिंग आ सकता है। दूसरे रूम में एली और सैम एक कॉमिक बुक पढ़ते हैं, लेकिन तभी सैम एक बुरी खबर देता है कि उसको भी एक इन्फेक्टेड ने पैर पर काट लिया था। इसकी वजह से एली इमोशनल होकर अपनी इम्यूनिटी एक्सपोज कर देती है। वो अपना थोड़ा सा ब्लड निकालकर उसके जख्मों पर लगा देती है, ये सोचकर कि शायद वो ठीक हो जाए। लेकिन सुबह सैम इन्फेक्टेड हो चुका था और एली पर अटैक कर देता है। जोल एली को बचाने के लिए गन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी जोल को गन पॉइंट पर ले लेता है। और इससे पहले कि हम जान पाते कि आगे क्या कुछ होगा, एपिसोड 5 यहीं खत्म हो जाती है। अब एपिसोड 6 शुरू होती है और कहानी वहीं पर थी कि हेनरी ने जोल को गन पॉइंट पर ले लिया है, लेकिन अल्टीमेटली वो सैम को शूट कर देता है और साथ में दुखी होकर हेनरी अपने आप को भी मार लेता है। ये सीन काफी ट्रैजिक होता है, जिसके बाद एली और जोल दोनों भाइयों को वहां पर प्रॉपर्ली बरी करके अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं। अब स्टोरी 3 मंथ्स बाद शिफ्ट होती है, जहां जोल और एली एक ओल्ड कपल मर्लिन और फ्लोरेंस के वुड कैबिन में पहुंचते हैं। जोल मर्लिन को गन पॉइंट पर लेकर उससे वेस्ट में वेमिंग का रास्ता पूछता है। यहाँ वो दोनों एक्चुअली में रास्ता भटक चुके थे, तो मर्लिन उन्हें रास्ता बताता है, लेकिन कहता है कि वेस्ट में जाने से पहले उन्हें रिवर ऑफ डेथ को क्रॉस करना होगा। वो कहता है कि उसे और फ्लोरेंस दोनों को नदी के किनारे ढेर सारी डेड बॉडीज मिलती थी, इसलिए उन्हें लगता था कि वहां कुछ डेंजरस है। इसके तुरंत बाद जोल और एली केबिन से बाहर चले जाते हैं और बाहर जोल को एक हल्का सा पैनिक अटैक आता है। इसके बाद वो दोनों रात में एक कैंप बनाते हैं और एली जोल से पूछता है कि अगर फायरफ्लाइज
एली के खून से वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गए तो वो क्या करेगा। जोल एली को ताना मारते हुए कहता है कि वो भेड़ बकरी पालेगा क्योंकि वो कम से कम उसकी बातों को सुनेंगे और फॉलो करेंगे, जो कि एली बिल्कुल भी नहीं करती। एली ने जोल को सैम के साथ हुए इंसिडेंट को भी बताया। जोल इस पर एली को ब्रूटल रियलिटी बताता है कि वैक्सीन ऐसी नहीं बनाई जा सकती और इसका प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और ये एक हिंट है जो आगे आने वाला है। जितने भी गेमर्स है इस बात को जानते हैं कि यहाँ किस चीज की बात हो रही है, तो बस तैयार हो जाओ, वो सीन जल्दी होगा। खैर सुबह जोल उठता है और देखता है कि एली गार्ड कर रही है। इसके ऊपर जोल एली के साथ ये बात क्लियर कर देता है कि आगे से अगर जोल सो जाता है तो वो उसे जगा दे। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इनकी अटैचमेंट काफी बढ़ चुकी है और फादर डॉटर जैसी रिलेशनशिप इनकी बन चुकी है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और रिवर ऑफ डेथ को देखते हैं और आगे जाके उन्हें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट मिलता है। वो वहाँ से दूर जाते हैं और उन्हें एक घुड़सवार गैंग घेर लेती है। वो गैंग जोल और एली का इन्फेक्शन पता लगाने के लिए उनके ऊपर एक ट्रेन्ड डॉग को छोड़ देती है। वो दोनों सेफ होते हैं और गैंग की लीडर जोल से पूछती है कि वो इस एरिया में क्या कर रहा है। जोल कहता है कि वो अपने भाई टॉमी को ढूंढ रहा है और फिर दोनों गैंग लीडर के साथ उस कैंप जैक्सन टाउन में चले जाते हैं। ये टाउन बहुत पीसफुल था और वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा था। यहाँ पर जोल टॉमी से मिलता है और दोनों हगते हैं, हग करते हैं। ये सीन काफी इमोशनल होता है क्योंकि ये दोनों काफी वक्त बाद मिल रहे थे। इसके बाद वहाँ की लीडर मारिया जोल को पास की एक कैंटीन में ले जाती है। जोल और एली सालों बाद इतनी अच्छी क्वालिटी का खाना खाते हैं और वो दोनों दबा कर खाते हैं। इसके बाद जोल टॉमी से एक प्राइवेट डिस्कशन को कहता है। टॉमी कहता है कि वो भरोसा कर सकता है और सारी बातें मारिया के सामने बता सकता है। तभी टॉमी जोल को तगड़ा सरप्राइज देता है और रिवील करता है कि उसने मारिया से शादी कर ली है और मारिया भी उसकी अब एक फैमिली है। जोल शॉक में चला जाता है और आधा अधूरा कॉन्वर्सेशन देता है। यहाँ पर वो थोड़ा जज्बाती हो रहा है और क्योंकि जोल ने अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं किया और उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड टेस मारी जा चुकी है तो वो थोड़ा सा दुखी भी है। इसके बाद जोल क्रू टाउन का टूर करते हैं और ये रिवील होता है कि ये टाउन 7 साल पहले मारिया और उसकी गैंग को मिला था, जिसके बाद ये लोग यहाँ पर प्रॉपर कम्युनिटी बनाकर रह रहे हैं और टाउन की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 300 है। जितने सब्सक्राइबर्स अगर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे तो हम 2000 सब्सक्राइबर्स पार कर देंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो अगर उन्हें मूवीज देखने में कोई भी दिलचस्पी है। खैर जैक्सन टाउन में कम्युनलिज्म चलता है। कोई पूरी तरह से लीडर नहीं है लेकिन मारिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होने के कारण वो यहाँ पर ज्यादातर चीजें संभालती है। उन्होंने पास की एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का सुधार कर बिजली का बंदोबस्त कर लिया है। वो लोग नहीं चाहते थे कि इस कम्युनिटी के लोगों को पता चले, इसलिए टॉमी ने जोल को मैसेज को बंद कर दिया था। जोल इस बात से खुश नहीं था और एली अपनी ही धुन में मस्त थी। टूर के खत्म होने के बाद जोल और टॉमी एक बार में जाते हैं। जोल टेस्ट की खबर उसे डिस्क्लोज नहीं करता और बोलता है कि वो बस पैसों के लिए एली को फायरफ्लाइज को देने वाला है। टॉमी कहता है कि पॉसिबली फायरफ्लाइज का अड्डा कोलोराडो यूनिवर्सिटी में है और एक घोड़े के सहारे वो सिर्फ 1 हफ्ते में आसानी से वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन रास्ते में इन्फेक्टेड के झुंड और रेडर्स भी मिलेंगे जिनका सामना उसे करना होगा। जोल टॉमी से कहता है कि वो भी उसके साथ चले, लेकिन टॉमी कहता है कि मारिया प्रेग्नेंट है इसलिए वो कहीं भी नहीं जा सकता। ये बात सुनकर जोल थोड़ा गुस्से में आ जाता है और टॉमी को खड़ी खोटी सुना देता है। टॉमी कहता है कि अगर जोल पास्ट में अटका है इसका मतलब ये नहीं कि टॉमी भी अटका रहेगा। जोल मान जाता है और कहता है कि वो अगली सुबह एली को लेकर वहां से चला जाएगा और बार से बाहर चला जाता है। बाहर उसे एक घुंघरैले बाल वाली लड़की दिखती है जिसकी वजह से उसे अपनी बेटी सैरा की याद आने लगती है और फिर से उसे पैनिक अटैक आता है। वहीं दूसरी तरफ एली नहा धोकर मारिया से मिलने चली जाती है। मारिया उसे एक नया हेयर कट देना चाहती है। वो बताती है कि आउटब्रेक से पहले वो एक असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थी। ये शायद असिस्टेंट डीएम जैसी ही कोई पोस्ट होगी अमेरिका में, मुझे नहीं पता। आपको पता है तो कमेंट कर देना। तभी एली को ये भी पता चलता है कि मारिया अपने बेटे केविन और जोल अपनी बेटी सारा को खो चुका है और एली को समझ में आता है कि जोल उसके अराउंड अजीब सी हरकतें क्यों करता है। मारिया बोलती है कि जोल कोई अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन एली को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। वहीं दूसरी तरफ जोल और टॉमी वापस एक दूसरे से मिलते हैं। टॉमी जोल के लिए एक नया बूट देता है और माफी मांगता है कि शायद उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। जोल यहाँ पर सब रिवील कर देता है कि टेस की डेथ हो चुकी है और एली पूरी तरह से इन्फेक्शन से इम्यून है और एली को फायरफ्लाइज तक पहुंचाना टेस की लास्ट विश थी। जोल अपने और एली को इमोशनल कनेक्शन को समझाता है और टॉमी से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता है कि वो एली को फायरफ्लाइज तक पहुंचाने में उसकी हेल्प करे। टॉमी थोड़ा हिचकिचाने के बाद जोल की रिक्वेस्ट को मान जाता है। घर पहुंचने पर पता चलता है कि एली ने सारी बातें सुन ली थी और उसे जोल और सारा के बारे में पता चल चुका था। एली कहती है कि ना ही वो उसकी बेटी है और ना ही वो उसका बाप, इसलिए सही रहे कि जोल अपने इमोशंस को कंट्रोल करे और अपने इमोशन को साइड में फेंक दे। एली ने भी कई लोगों को खोया है और कई लोग उसे एंड मौके पर छोड़कर चले गए, जैसे कि जोल एली को टॉमी के सहारे छोड़कर जाने वाला है। इसको देखकर जोल भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि अगली सुबह वो और एली अपने अलग अलग रास्ते चले जाएंगे। अगली सुबह टॉमी और एली अस्तबल में जाते हैं। वहां पर जोल पहले से होता है। वो कहता है कि पहले तो वो घोड़े चुराने आया था, लेकिन अब उसने सोचा है कि एली को डिसाइड करना चाहिए कि वो किसके साथ जाना चाहती है।
एली ने तुरंत जोल को चूज किया और वो दोनों तुरंत ही यूनिवर्सिटी के रास्ते पर चल पड़े। जोल को जाता देख टॉमी ने अपनी राइफल जोल को दे दी और ये भरोसा दिलाया कि वो जब चाहे तब जैक्सन टाउन में आ सकता है। रास्ते में जोल और एली में और ज्यादा बॉन्डिंग होती है और जोल एली को राइफल चलाना भी सिखाता है। यूनिवर्सिटी पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि फायरफ्लाइज सॉल्ट लेक सिटी शिफ्ट हो गए हैं। अब बाहर रेडर आ जाते हैं और जोल उनमें से एक को मार देता है, लेकिन मारने से पहले वो रेडर जोल को चाकू मार चुका था। जोल और एली वहां से घोड़े पर सवार होकर चले जाते हैं और अपने वुंड्स की वजह से जोल रास्ते में ही बेहोश हो जाता है और एपिसोड 6 यहीं खत्म हो जाती है। द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 7 अब यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर एली कैसे इम्यून बनी इसकी भी स्टोरी हमें जानने को मिलेगी। एली जोल को पास के एक घर में ले जाती है जहाँ पर एली खून को रोकने के लिए घाव के ऊपर जैकेट रख देती है। खून बहने की वजह से जोल की मौत भी हो सकती थी। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। फेडरा स्कूल में एली वॉकमैन लगाकर कुछ सुन रही थी। तभी बेथनी नाम की एक बुली उससे उसका वॉकमैन छीन लेती है। वहां पर वो बुली कहती है कि एली के दोस्त के जाने के बाद उसको बचाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि एली की दोस्त एक पावरफुल फाइटर थी। यहाँ पर बात रिले की हो रही है, इसकी कहानी भी हम आगे जानेंगे। इसके बाद एली बुली को एक जोर से पंच मारती है। तुरंत ही उसे कैप्टन कॉम से ऑफिस बुलावा आ जाता है। कॉम समझाता है कि एली के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो ऐसे ही रहकर आगे जाकर एक नॉर्मल सिविलियन बन जाए और फेडरा के नीचे रहकर काम करे, या फिर अपने गुस्से को कंट्रोल में करके फेडरा की एक बड़ी ऑफिसर बन जाए और फिर कोई भी उसे बुली नहीं करेगा। कॉम समझाता है कि सिर्फ फेडरा की वजह से ही क्वारंटीन जोन में शांति है। एली बात को समझ जाती है और ऑप्शन 2 को चुनती है। इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होती है और एली सो जाती है। रात को 2 बजे एली की रूम में एक लड़की घुसती है। नींद खुलते ही एली झट से उस लड़की को नीचे गिरा देती है। एली देखती है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी पुरानी रूममेट और दोस्त रीले है। पर रीले 3 हफ्तों से गायब थी। तो रीले बताती है कि स्कूल से बाहर निकलते ही उसने फायरफ्लाई रिवॉल्यूशनरी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। एली इस बात पर नाराज भी थी, लेकिन रीले एली को इनवाइट करती कि वो उसके साथ बाहर घूमने चले। यहाँ पर बता दूं कि बाहर जाने पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी कि आखिर एली इम्यून कैसे हुई थी, और साथ ही अब स्टोरी एली और रीले पर फोकस करती है। खैर, ये दोनों बाहर फेडरा ऑफिशियल से छिपकर एक सुनसान बिल्डिंग में चले जाते हैं। इन्हें रास्ते में एक डेड बॉडी भी मिलती है, जिसको इन्वेस्टिगेट करने में पता चलता है कि उस आदमी ने अल्कोहल के साथ नींद की गोली खा ली थी और सुसाइड कर लिया। एली अपने सामने पड़ी डेड बॉडी को इग्नोर कर देती है और उस डेड बॉडी के पास पड़ी दारू की बोतल उठाकर मजे करने लगती है। दोनों फिर आगे बढ़ते और बातें करने लगते हैं। रीले बताती है कि जब एली अपनी एक पनिशमेंट काट रही थी तभी रीले को एक फायरफ्लाइज मेंबर ने देख लिया था और रीले को पहले से ही फेडरा नहीं पसंद थी, तो रीले ने फायरफ्लाई ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। फायरफ्लाइज के मेंबर ने उसे एक गन भी दी जो रीले ने एली को दिखाई। इसके बाद वो दोनों बिल्डिंग्स पर कूदते हुए अपने गोल्स पर पहुंचते हैं। एली और रीले में फिर से बहस होती है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा एविल है। अब उन्हें कौन बताए कि सबसे ज्यादा एविल तो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन है। लेकिन फिर रीले एली को पास का एक मॉल दिखाती है, लिबर्टी गार्डन मॉल, जो इन्फेक्टेड से भरा होने के कारण फेडरा ने सील कर दिया था। रीले ने लेकिन एली को दिखाया कि अब ये मॉल सील्ड नहीं है। वो लोग मॉल की लाइट चालू करते हैं और मस्ती करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर मस्ती में फिर वही फेडरा वर्सेस फायरफ्लाइज की बहस छिड़ जाती है और रीले बताते हैं कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कॉम रीले को नाले साफ करवाने में लगाने वाला था, इसलिए वो फेडरा से भाग गई। वो दोनों एक वीडियो गेम बूथ में जाते हैं और वीडियो गेम में मस्ती करने लगते हैं। वीडियो गेम की आवाज सुनकर पास का ही एक इन्फेक्टेड जाग जाता है। रीले अब एली को कुछ सरप्राइज देना चाह रही थी, लेकिन एली बताती है कि उसे सुबह होने से पहले स्कूल जाना होगा। रीले लेकिन फिर भी एली को वो चीज दिखाने ले जाती है और वो होती है मंदबुद्धि बालक की न्यू ज़ॉम्बी ड्रग वाली वीडियो। लेकिन उस जगह पर कुछ बॉम्ब भी थे, जिसे देखकर एली का मूड तुरंत खराब हो जाता है। वो समझ जाती है कि ये रीले का आउटपोस्ट है जो फायरफ्लाइज ने चुना था। एली इस वजह से गुस्से में वापस जाने लगती है। रीले इस मॉल में एली को लाने के बहाने फायरफ्लाइज मेंबर के साथ भर्ती करना चाहती थी, लेकिन रीले की ट्रेनर ने साफ मना कर दिया था। रीले उसी बात से बॉस्टन छोड़कर जाने वाली थी। अब एली मॉल से बाहर चली जाती है, लेकिन उसे किसी चीज के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो भागकर अंदर आती है। वो देखती है कि यह आवाज एक हैलोवीन डेकोरेशन से आ रही थी, जो कि रीले का आखिरी सरप्राइज था। एली कहती है कि वो वापस जोक्स की बुक लाने आई थी। रीले अपनी स्टोरी बताती है कि जब से उसने अपने पेरेंट्स को खोया था तब से उसे एक फैमिली चाहिए थी और फायरफ्लाइज ने रीले की इस कमी को पूरा कर दिया था। वो दोनों सोचते हैं कि ये रात रीले की बॉस्टन में आखिरी रात थी, इसलिए वो दोनों गुस्सा छोड़कर मजे करने लगते हैं और रीले वहां पर रखे एक स्पीकर को कनेक्ट करके गाना लगा देती है। ये दोनों खुशी से नाचने लगते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा वक्त की नहीं थी और एली रीले को पप्पी दे देती है, वो भी फुल फीलिंग में, और रीले के बॉस्टन में रुकने के लिए मना लेती है। लेकिन तभी गाने की आवाज सुनकर वो इन्फेक्टेड यहाँ आ जाता है और एली और रीले पर अटैक कर देता है। एली तुरंत ही अपने स्विच ब्लेड से इन्फेक्टेड को मार देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों को ही उस इन्फेक्टेड ने इन्फेक्ट कर दिया था। एली ये देखकर अपना आपा खो देती है और तोड़फोड़ करने लग जाती है, लेकिन वो भी क्या ही कर सकती थी, इसलिए थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाती है।
वो दोनों साथ में बैठते हैं और सुसाइड करने की सोचते हैं, लेकिन वो दोनों डिसाइड करते हैं कि मरने से पहले वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे और रोने लगते हैं। अब स्टोरी वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। एली कुछ सुई धागा लेकर जोल को सिलने लगती है, मतलब कि टाका लगाने लगती है। जोल अपने डिसीजंस को रिग्रेट करता है कि उसे टॉमी को एली के साथ ही छोड़ना चाहिए था, लेकिन एली इस बात से क्लियर कर देती कि वो सिर्फ और सिर्फ जोल के साथ ही रहेगी। जोल भी मान जाता है और एली को अपने घाव सिलने देता है और एपिसोड 7 यहाँ खत्म हो जाती है। अब एपिसोड 8 शुरू होता है। हमें सिल्वर लेक रिजॉर्ट का लीडर डेविड दिखता है, जो अपने फॉलोअर्स को बाइबल सुना रहा होता है। लीडर के साथ डेविड एक प्रीचर भी होता है, मतलब बंदा पूरा मल्टी टैलेंटेड है। डेविड का ध्यान बाइबल पर पढ़ने के दौरान हेना नाम की लड़की पर जाता है, जो कि रो रही थी। दरअसल हेना ने रिसेंटली अपने पापा को खोया था, तो शी वांटेड टू नो कि उसके पापा को ये लोग कब दफनाएंगे। डेविड बोलता है बच्चा सब सही हो जाएगा और हम सर्दियां खत्म होते ही उन्हें दफना देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों के कारण बर्फ जम चुके हैं और कब्र खोदना एक मुश्किल काम है। चर्च से बाहर आकर डेविड वहां के एक और मेंबर जेम्स से बात करता है और राशन का अपडेट लेता है। इनके पास बस कुछ ही दिनों का राशन अब बचा हुआ था और ये किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन हाल ही में ग्रुप के कुछ लोगों को एक डियर दिखा था, तो अगर ये उसे ढूंढ पाए तो इनका कुछ और दिनों का भी बंदोबस्त हो जाएगा। अब दोनों राइफल लेकर हिरन को ढूंढने चले जाते हैं। दूसरी तरफ एली जोल की देखभाल कर रही होती है और अगर यहाँ टाइम पर एंटीबायोटिक्स नहीं मिले तो ये जख्म सड़ने लगेगा। अब यहाँ इनके पास भी राशन की कमी होती है, तो एली शिकार करने के लिए अकेले ही निकल जाती है। एली के खरगोश को शूट करने के नाकाम कोशिश के बाद वो एक हिरन को शूट कर देती है। ये वही हिरन होता है जो सिल्वर लेक सिटी के लोगों को दिखा था। मतलब हम जान पाते हैं कि डेविड एंड जेम्स भी इसी हिरन को शूट करने आ रहे हैं। इसका मतलब एली और इन दोनों की मुलाकात हो सकती है और बस कुछ ऐसा ही होता भी है। गोली लगने के बाद हिरन थोड़ी दूर जाकर गिरता है, जहाँ पर डेविड एंड जेम्स भी होते हैं। ये दोनों हिरन को उठाते हैं कि इससे पहले ही एली राइफल लेकर वहां पर पहुंच जाती है। डेविड मौके पर ही एली को अपने कल्ट में आने के लिए प्रीचिंग करने लगता है, पर एली को कुछ भी सुनने का मूड नहीं था। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। तो डेविड एली से डील करता है कि वो उसे इस हिरन को ले जाने के बदले एंटीबायोटिक्स देगा। अब ये एक अच्छा डील था और जेम्स रोकता है। जेम्स के एंटीबायोटिक लेकर आने तक ये दोनों पास के केबिन में बैठकर टाइम पास करते हैं। वैसे क्या आपको भी टाइम पास करना है? अगर हाँ तो रिसेंटली गैंगनम ज़ॉम्बी मूवी आई है, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने इसी चैनल पर किया है, तो जाकर देख लेना। खैर बैक टू वीडियो। केबिन में जाने से पहले एली सबके राइफल के बुलेट्स निकाल देती है ताकि कोई भी उसे धोखा ना दे सके। यहाँ टाइम पास करते हुए डेविड अपनी स्टोरी बताता है कि आउटब्रेक से पहले वो एक टीचर था और प्रीचर वो बाद में बना। सब कुछ तबाह होने के बाद उसे भगवान पर भरोसा हुआ। ये स्टोरी एली को बिल्कुल ही बकवास लगती है, इसलिए कोई काम ना होने के कारण उसे मजबूरी में ये सब सुनना पड़ता है। डेविड बताता है कि 2017 तक वो पीट्सबर्ग क्यूजी में था, लेकिन वहाँ फायरफ्लाइज का हमला होते ही ये अपने ग्रुप के साथ यहाँ आकर बस गया और तब से ही डेविड इनका लीडर है। डेविड का मानना है कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन और ये अपने आप को काफी अच्छा प्रेजेंट कर रहा है। वो बताता है कि कुछ दिनों पहले उसके ग्रुप के 4 लोग पास के टाउन में सप्लाई इकट्ठा करने गए थे, लेकिन वापस सिर्फ 3 ही आ पाए क्योंकि किसी सरफिरे बंदे ने हेना के डैड को मार दिया था और सरप्राइजिंगली उसका मर्डर भी एली जैसे ही किसी टीनेजर के साथ था। बस ये सुनते ही एली का मुंह बन जाता है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से भागते हुए जोल ने ही हेना के डैड को मारा था। खैर ये बात जेम्स भी सुन लेता है और जेम्स वहीं एली को मारने वाला था, लेकिन डेविड उसे रोक लेता है और बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए हुए एली को एंटीबायोटिक्स के साथ वापस भेज देता है। इस बात पर जेम्स गुस्सा जाता है क्योंकि डेविड ने सब जानते हुए एली को ऐसे ही जाने दिया। घर पहुंचते ही एली जोल को इंजेक्शन देती है और सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डेविड की कम्युनिटी दिखाई जाती है जो मीट खा रहे होते हैं। तभी डेविड डियर को लेकर आता है, मतलब कि पार्टी होनी थी, लेकिन नहीं। इसके बावजूद सबका मुंह लटक चुका था। वजह ये थी कि यहाँ पर जेम्स ने सब कुछ उगल दिया था कि इनकी मुलाकात हेना के फादर के मर्डरर जोल की दोस्त से हुई है और इसलिए सब उसे मारना चाहते थे। जिस पर डेविड कहता है कि सब कल ही उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे, जिस पर झट से हेना चिल्लाकर बोलते हैं कि एली को भी मारना होगा। तो तुरंत डेविड उसे थप्पड़ लगाया था और बोलता है कि पूछा किसी ने? सीधा मतलब कि डेविड अपना रौब दिखा रहा है। और बस इसके बाद सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। कम्युनिटी के सभी लोग हफ्सी की तरह खाना खा रहे होते हैं, लेकिन वहीं जेम्स और बाकी कुछ लोग खाने वक्त कतरा भी रहे होते हैं। अब यहाँ ये क्यों हिचकिचा रहे हैं, इसका जवाब हमें आगे जानने को मिलेगा। सुबह सुबह होते ही एली को ढूंढने के लिए कुछ लोग निकल जाते हैं और एली जोल को एक बार और इंजेक्शन लगा देती है। बाहर जाकर वो घोड़े को कुछ खाना खिलाती है और तभी उसे परिंदे उड़ते हुए दिखते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि जरूर कुछ लोग आ रहे हैं। थोड़ी दूर जाकर उसे दिखता है कि डेविड और कुछ लोग उनकी ही तरफ बढ़ रहे थे।
डेविड जेम्स को बताता है कि जोल को मारने के बाद ये एली को कैंप में लेकर जाएगा। अब ये ऐसा क्यों करना चाह रहा है ये सब हमें आगे जानने को मिलेगा, लेकिन ये सुन जेम्स कंफ्यूज हो जाता है कि ये भाई ऐसा करना क्यों चाह रहा है। ये अगर ज्यादा हमदर्दी जताना चाहता है तो उसे अकेला ही भेज दे, कम्युनिटी में ले जाकर लड़ाई करवाने की क्या ही जरूरत है। लेकिन डेविड को बस जिंदा एली चाहिए। एली दूसरी तरफ घर पहुंचती है और जोल के हाथ में चाकू देकर उसे वार्न करती है कि इन दोनों को ढूंढने के लिए कुछ लोग टाउन में आ रहे हैं। इसका ध्यान भटकाने के लिए एली बाहर जा रही है, लेकिन इस बीच अगर कोई भी अंदर आता है तो जोल को खुद से ही अपनी रक्षा करनी होगी। जोल को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि वो हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन एंटीबायोटिक्स के कारण उसकी हालत तेजी से रिकवर हो रही थी। अब एली उनका ध्यान भटकाने जाती है, लेकिन तभी फुर्ती से जेम्स घोड़े को शूट कर देता है जिसकी मौत हो जाती है और गिरने से एली भी घायल हो चुकी थी। अब ऐसे में जेम्स और बाकी लोग एली को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी डेविड मौके पर पहुंच जाता है और उसे गोद में उठाकर जेम्स और कुछ लोगों के साथ कैंप की ओर निकल पड़ता है। वहीं बाकी बचे लोग हर एक घर की तलाशी कर रहे थे। इनमें से एक घर को ढूंढ भी लेता है, लेकिन तभी जोल किसी तरह अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है और उसे मार देता है। जस्ट थिंक, अभी तो जोल 100% रिकवर्ड भी नहीं है, तब भी इतना खतरनाक है, और जब वो रिकवर हो जाएगा तब क्या कुछ होगा। दूसरी तरफ एली को होश आता है और वो खुद को पिंजरे में बंधा पाती है। उसके बाद डेविड आता है और उसे न्यू लाइफ जीने का ऑफर देता है, मतलब कि वो दोनों सांस में मिल जाए। वहीं जोल ने 2 बंदों को कैप्चर कर लिया था, तो वो उन्हें टॉर्चर करके इन्फॉर्मेशन निकलवाने लगता है कि ये सब कहाँ गए हैं। मतलब कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो सॉल्ट लेक सिटी का पता उसे देना ही होगा। बस फिर क्या, दोनों डर के मारे लोकेशन दे देते हैं और लोकेशन मैच कर जाती है, पर इसके बावजूद जोल दोनों को ही मार देता है, विच इज काइंड ऑफ राइट डिसीजन। अब सीन होता है एली का, जो डेविड के जाते ही पिंजरे से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसका दिमाग खुल जाता है, और वो और कुछ नहीं बल्कि एक आदमी का कान था। इसी वक्त डेविड भी खाना लेकर आ जाता है और देखकर समझ जाता है कि एली पहचान गई है कि ये क्या करते हैं। बस फिर डेविड और बेहतर तरीके से इसे एक्सप्लेन करता है कि फॉर सर्वाइवल दे हैड टू प्रैक्टिस कैनिबलिस्टिक रिचुअल्स। इसके अलावा हम ये भी समझते हैं कि ये डेविड एथिस्ट था, मतलब वो भगवान को मानने वालों में नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ रिलीजन का सहारा लेकर लोगों को यूनाइट कर रहा था और अपनी टीम बड़ी कर रहा था। डेविड बताता है कि एली की तरह वो भी काफी वायलेंट है और अगर दोनों साथ हो गए तो आगे चलकर यहाँ राज कर सकते हैं। इसके बाद डेविड एली को अपनी तरफ आने के लिए हाथ बढ़ाता है और एली समझ जाते हैं कि अंकल जी तो पीडोफाइल है, यानी डेविड निहायत ही बेकार आदमी है। बस इसके बाद एली उसकी उंगली को तोड़ देती है। एली केज की चाबी खींचने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड किसी तरह उसे बचा लेता है और हमदर्दी साइड रखकर अब वो एली को मारने वाला था। दूसरी तरफ बर्फ में पड़े हुए ब्लड के निशान देखकर जोल किसी तरह एली के पास पहुंच रहा था। जोल स्टोरेज रूम में एली के बैग देख समझ जाता है कि वो सही जगह पर है। वहीं उसे उसका घोड़ा भी गिरा हुआ मिलता है, मतलब अब यहाँ के लोग घोड़े को भी खाने वाले थे। खैर जोल और थोड़ी चेकिंग करता और समझ जाता है कि ये लोग कैनिबल्स हैं, जिसके बाद जोल बैग उठाकर एली को ढूंढने निकल जाता है। अब हमें चॉपिंग बोर्ड पर डेविड और जेम्स के साथ एली दिखती है, जो बताती है कि वो खुद भी इन्फेक्टेड है। दरअसल डेविड के साथ चली हाथापाई में उसने डेविड को काट लिया था, जिस पर डेविड कंफ्यूज हो जाता है और एली का बाइट मार्क दिखने लगता है, जिस पर वो बताती है कि ये मार्क थोड़ा पुराना है और अब तक कायदे से एली को टर्न हो जाना चाहिए था। मतलब यहाँ सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर एली चॉपर से जेम्स पर वार कर देती है और वहां से भाग जाती है। एली बाहर भाग नहीं पा रही थी क्योंकि सभी दरवाजे बंद थे और अब डेविड और एली हाइड एंड सीक खेलने लग जाते हैं। एली चूल्हे से लकड़ी निकालकर डेविड की ओर फेंकती है, लेकिन इस लकड़ी से घर में आग लग जाती है और तभी मौका मिलते ही चाकू से एली डेविड पर हमला भी कर देती, जिससे वो चॉपर उसके हाथ से गिर जाता है और साइड में चला जाता है। अब डेविड पागल हो चुका था और एली को पटक कर सीधा उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। बस रोते हुए एली पास में ही वही गिरा हुआ चॉपर उठा लेती है और डेविड का सर कलम कर देती है। ये सीन काफी ब्रूटल होता है, इतना ज्यादा कि मैं यहाँ आपको दिखा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन आप ऐसे वीडियो अगर देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन लगातार लाता रहूंगा। खैर फाइनली एली खून से लथपथ चाबी लेकर बाहर निकल जाती है और जहाँ उसे जोल मिलता है और यहाँ दोनों मिलते हैं और ये काफी सेटिस्फाइंग और काफी इमोशनल सीन था। अब जोल एली को काम करने के लिए गले लगाता है और बेबी गर्ल बोलता है, जो वो सिर्फ सैरा को बोला करता था। मतलब कि दोनों की बॉन्डिंग बाप बेटी जैसी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है और दोनों सिल्वर लेक से बाहर चले जाते हैं। एपिसोड 9 यानी सीजन फिनाले शुरू होता है और हम एक प्रेग्नेंट लेडी को भागते हुए देखते हैं। ये काफी टेंशन में है, देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसे मारने के लिए आ रहा है। ये तेजी से भागकर एक फार्म हाउस में छिप जाती है और हम यहाँ इस सिंबल को देख समझ जाते हैं कि ये फायरफ्लाइज का ही ठिकाना है। अब खुद को सेफ रखने के लिए प्रेग्नेंट लेडी खुद को ऊपर वाले कमरे में बंद कर लेती है और तभी इसका वाटर ब्रोक हो जाता है। मतलब कि किसी भी वक्त अब ये बच्चे को जन्म दे सकती थी।
वो गेट तो बंद कर देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्टेड दरवाजा तोड़कर उस पर अटैक कर देता है। ये प्रेग्नेंट लेडी किसी तरह इन्फेक्टेड को मारती है और ऐसा ये एक स्विस नाइफ से कर पाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि एली की मम्मी है, क्योंकि यही हमने एली के पास भी देखा था। और बस इन्फेक्टेड को मारते ही बेबी की भी डिलीवरी उसी मौके पर हो जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि ज़ॉम्बीज ने उसे तब तक काट लिया होता है। ऐसे में वो जल्दी से बेबी को डिलीवर करके अम्बिकल कोड काट देती है ताकि बेबी तक फंगस ना फैल जाए। अब रात होता है और मर्लिन को देखते हैं, जो काफी यंग है। मर्लिन एली की माँ यानी एना को घायल रूप में देखती है। यहाँ इन दोनों के बात करने से ऐसा लगता है जैसे एली की मम्मी और मर्लिन एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं और दोस्त हैं। एना मर्लिन को बोलती है कि वो काटे जाने से पहले बच्ची को डिलीवर कर चुकी थी ताकि सब बच्ची की केयर कर, और एना इसका नाम एली रखती है। अब मर्लिन को एली देने से पहले वो अपना स्विस नाइफ भी उसके साथ दे देती है, जो हमें आज भी एली के साथ ही दिखता है। एंड मर्लिन भी मजबूरन एना को मार देती है। अब ये चीज एली के इम्यून होने के लॉजिक को पूरी तरह से बदल देता है और इस तरीके का शायद ही किसी फिल्म में पहले कभी दिखाया गया होगा। अब चीजें प्रेजेंट में आती हैं, जहाँ एली डेविड वाले इंसिडेंट से शॉक्ड है और पास्ट को लेकर काफी सोच रही है। जोल भी ऐसे में बोलता है, बच्ची टेक अ चिल पिल, आई विल टीच यू गिटार इन माय कार, लेकिन अभी तुम्हें पड़ेगा मार अगर तुम साथ में नहीं चली मेरे यार। फिर एली उसके साथ निकल पड़ती है। हॉस्पिटल जाने के रास्ते मलबे के कारण बदल गए होते हैं। ऐसे में इन्हें एक बिल्डिंग से होकर जाना था। जोल एली को सीढ़ी ढूंढने के लिए पहले ऊपर भेजता है और एली को सीढ़ी मिल जाती है, लेकिन एली सीढ़ी नीचे फेंक कर कहीं चली जाती है, जैसे उसने कुछ देख लिया हो। जोल भी ऊपर आता है और वो देखकर हैरान था। बाहर एली एक जिराफ को पत्ते खाता देख रही थी। खैर, द लास्ट ऑफ अस में ज़ॉम्बी एनिमल्स का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसलिए यहाँ एनिमल्स सही सलामत है और वो पूरी तरह से फल फूल रहे हैं और फिर दोनों ही साथ में जिराफ को पत्ते खिलाते हैं। एली को खुश देखकर जोल भी खुश हो जाता है और जोल ऐसे में एली को बोलता है कि अगर एली चाहे तो सब छोड़कर वापस टॉमी के पास जा सकता है, क्योंकि इतना सब के बाद उसका फायरफ्लाइज सबसे भरोसा उठ चुका है। लेकिन एली ने डॉक्टर से मिलना अपना मिशन बना लिया होता है और इस बीच कई लोगों की जान भी गई है, तो वो इसे वेस्ट नहीं जाने दे सकती। बस फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में इन्हें आर्मी का इमरजेंसी मेडिकल कैंप दिखता है। आर्मी ने आउटब्रेक पर ऐसे कई फास्ट रिस्पॉन्स मेडिकल कैंप बनाए थे, लेकिन सब कोलैप्स कर चुके हैं। यहीं पर दोनों ब्रेक लेते हैं और जोल बताता है कि उसकी बेटी सैरा शुरुआत में ही मारी गई थी, जिसके बाद से जोल का मकसद बिल्कुल ही खत्म हो गया था और उसने तो एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। लेकिन एली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ने अब उसे एक न्यू गोल दिया है। वो बताता है कि टाइम कोई घाव नहीं भरता, बल्कि सही मेडिसिन घाव भरते हैं और वक्त के साथ हम चीजें भूलने लग जाते हैं। अब माहौल काफी हैवी हो गया था, इसलिए एली पीजे बुक से पीजे सुनाती है और तभी फायरफ्लाइज की एक टीम इन पर स्मोक ग्रेनेड फेंक देती है। लेकिन अब आगे क्या होगा उसे जानने से पहले अगर आपको ऐसी ही फिल्म एंड सीरीज देखना पसंद है और इससे रिलेटेड अपडेट्स भी चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लो। और नहीं तो तुम सर्च भी कर सकते हो फिल्मी सीरीज बालक और लेटेस्ट फिल्मों का लुत्फ उठा सकते हो। फायरफ्लाइज की टीम इन्हें हॉस्पिटल में लेकर आ चुकी थी। जोल को होश आता है और वो सामने मर्लिन को देखता है। दरअसल फायरफ्लाइज की टीम ने इन्हें इन्वेडर समझकर बेहोश कर दिया था। मर्लिन बताते हैं कि जोल ने वो काम किया जो उसकी पूरी टीम मिलकर भी नहीं कर पाती। हाँ, यहाँ एली को सेफ लाने की बात हो रही है, लेकिन जोल को एली से मिलना है। तो मर्लिन बताते हैं कि जोल अब एली से कभी भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स एली को सर्जरी के लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ हमें एक मेजर डिफरेंस दिखता है और वो ये गेम में जहाँ बड़े वेग तरीके से एली इम्यून होती है, क्योंकि उसके बॉडी में फंगस के साथ ही किसी वजह से म्यूटेशन होने लग जाता है। लेकिन टीवी सीरीज में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही चेंज हो गया है और इसे बर्थ से जोड़ दिया गया है। डॉक्टर्स बताते हैं कि दरअसल जब एली का जन्म हुआ तो अम्बिकल कोड से जुड़े होने के कारण फंगस का एक छोटा सा हिस्सा एली के पास भी चला गया था, जो कि अब एली के ब्रेन में पल रहा है। अब ये इतना छोटा पार्ट है कि जब भी कोई न्यू फंगस से एली इन्फेक्ट होती है तो ब्रेन में पड़ा हुआ वो सालों पुराना छोटा सा फंगस बॉडी में आने वाले न्यू फंगस को सिग्नल देकर बताता है कि ये पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, जिससे एली में कोई भी न्यू फंगल इन्फेक्शन नहीं फैलता और वो इम्यून हो जाती है। और वहीं ब्रेन में पड़ा हुआ एक छोटा सा फंगस एली को ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचा पाता। फायरफ्लाइज के डॉक्टर एली के ब्रेन में पल रहे उस फंगस को निकालकर उससे वैक्सीन बनाने वाले हैं, यानी कि ब्रेन सर्जरी करने की जरूरत यहाँ पड़ेगी। और दिमाग की खोपड़ी एक बार खुल गई तो फिर एली का बचना नामुमकिन था। अब ऑब्वियसली जोल ऐसा नहीं करने दे सकता था, इसलिए मर्लिन भी कॉशियस हो जाती है और जोल को फायरफ्लाइज के साथ बाहर भेज देती है। अब अगर जोल ने चालाकी की तो फिर फायरफ्लाइज उसे डायरेक्टली शूट करने वाले थे। जोल भी चुपके से बिल्डिंग में ऑपरेशन थिएटर का मैप देख लेता है। सबके साथ जोल सीढ़ी पर जाता है, लेकिन सीढ़ी पर जाते ही जोल अपने पावर से फायरफ्लाइज को ओवरपावर कर देता है। जोल को अब इंसानियत से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो सैरा के बाद अब एली को नहीं खो सकता था। बस फिर क्या, जोल सभी गार्ड्स को मारकर सर्जरी रूम में जाता है और करता है अपनी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि वो सर्जन को भी मार देता है, क्योंकि सर्जन ऐसे लास्ट मौके पर एली को ले जाने नहीं दे रहा था।
खैर बौखलाया हुआ जोल एली को उठाकर नर्सेस को जिंदा छोड़कर फायरफ्लाइज में सबको मारकर पार्किंग में जाता है। अब जोल कंफ्यूज भी है क्योंकि कहीं ना कहीं उसने शायद एक गलती कर दी है, एक जान के बदले पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म करके। और ये सवाल उसे खाई जा रही थी कि आखिर उसने सही किया है या गलत। जोल सब करने के बाद अब सोच रहा होता है कि एली को जब होश आएगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, क्या वो भी ह्यूमैनिटी के ऊपर खुद को चुनेगी। इसी सब उधेड़बुन के बीच जोल को मर्लिन देखती है, जो जोल को बताती है कि अभी भी न्यू सर्जन ढूंढकर सर्जरी की जा सकती है और इंसानियत के ऊपर एली को रख के जोल ने बहुत बड़ी गलती की है और वो इमोशंस में एली को ले जाकर अभी भी गलत कर रहा है, जिसके लिए वो आगे भी पछताएगा क्योंकि आखिरकार एली भी एक इंसान ही है और वो कब तक उसे सेफ रख पाएगा। लेकिन जोल एकदम कोल्ड हो चुका है। वो मर्लिन को भी शूट कर देता है और एली को गाड़ी में रखकर अपने भाई टॉमी के जैक्सन टाउन की ओर निकल जाता है। अब तक एली को होश आ गया है और वो भी कंफ्यूज थी। जोल झूठ बोलता है कि एली के जैसा ही और भी इम्यून है दुनिया में, लेकिन फायरफ्लाइज ने इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढा है। जब हॉस्पिटल में एली पर टेस्ट हो रहे थे तो ही हॉस्पिटल में रेडर्स ने हमला कर दिया, जिससे मर्लिन के साथ कई फायरफ्लाइज मारे गए। लेकिन जोल एली को वहां से तेजी से भगाने में सक्सेसफुल रहा, इसलिए एली अभी भी हॉस्पिटल ड्रेस में। बस ये सुनकर एली को बुरा फील होता है क्योंकि अब तक वो खुद को अकेला सोच रही थी और वो जेन्युइनली इंसानियत की मदद करना चाहती थी क्योंकि वो स्पेशल थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी मायने नहीं रखता क्योंकि अब जोल के अकॉर्डिंग और भी ऐसे इम्यून लोग जिंदा है। आगे चलकर इनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जहाँ से इन्हें आगे का सफर पैदल ही तय करना था। यहाँ एली अपने बेस्ट फ्रेंड राइली के बारे में बताती है कि कैसे दोनों इन्फेक्ट हुए और एली ने अपना पहला निशाना मजबूरन अपनी फ्रेंड राइली को ही बनाया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राइली इन्फेक्टेड बनकर तड़पे। एली सोचती थी कि वो अपनी इम्यूनिटी से दुनिया को बचाकर इस गिल्ट को पीछे छोड़ देगी, लेकिन अब कुछ भी सही नहीं होगा और टेस, सैम, हेनरी सब फोकट में मारे गए। इस पर जोल बताता है कि बच्चा डोंट बी सॉरी, खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मत मानो। अब एली को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है और डाउट होता है, जैसे जोल ने ही कुछ गड़बड़ की है। ऐसे में एली बोलती है कि खाओ मम्मी कसम की हॉस्पिटल वाली स्टोरी सच है। तो जोल भी चालाक था और वो झूठ बोलता है। एली भी एक डाउट और शिकन के साथ ओके बोल देती है क्योंकि उसे अभी भी लग रहा है कि जोल कुछ छिपा रहा है। खैर ये माउंटेन को पार कर जैक्सन टाउन पहुंच जाते हैं और द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 होता है यहाँ खत्म। अब पता नहीं सीजन 2 कब आएगा, लेकिन आएगा जरूर। मुझे ये सीरीज ओवरऑल ओकेइश लगी, कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था और 7 आउट ऑफ 10 स्टार मैं प्रोबेबली इसे दूंगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट वाकई काफी अच्छा है और रियल लाइफ से रिलेटेड है। इसमें मेनली ज्यादा इन्फेक्टेड पर फोकस नहीं किया गया है, बल्कि इन्फेक्टेड सिर्फ साइड कैरेक्टर्स थे और पूरी स्टोरी सिर्फ जोल और एली के अराउंड ही बुनी गई थी। खैर अगर यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट कर देना कि ज़ॉम्बी वॉरियर्स तुम्हें क्या लगता है, जोल ने सही किया या फिर गलत एली को बचाकर। वहीं अगर तुम्हें द लास्ट ऑफ अस में इन्फेक्शन के साइंस को समझना है कि क्यों ये सीरीज रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है और क्यों ऐसा कुछ फ्यूचर में होने के भी चांसेस है, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। और अगर तुम्हें हिंदी ज़ॉम्बी फिल्म ज़ॉम्बी रेडी को देखना है, जिसमें ज़ॉम्बी से वापस सब इंसान बन जाते हैं, तो राइट साइड पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हो। बाय।